एब्सोल्यूट सिनेमा, एब्सोल्यूट सिनेमा, एब्सोल्यूट सिनेमा। होमी, स्वागत है तुम सभी का एक ऐसी मानवा में जो कि इतनी ज्यादा स्कैमिंग है कि सरकार हमारा स्कैम करना बंद ही नहीं कर रही। पहले सरकार हमारी गाड़ियों को पेट्रोल से चलवा रही थी, एंड अब गेस व्हाट, गन्ने के जूस पे चल रही है हमारी गाड़ियां। भला इतना यूनिक और इतना महान स्कैम भला कौन ही कर सकता है? अरे अपनी बीजेपी सरकार और कौन। वेल, अच्छा हुआ बिकॉज वैसे भी पेट्रोल 108 या 110 रुपए लीटर को चाहता था, एंड अब गन्ने का जूस चल रहा है गाड़ियों के अंदर, तो इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है। देखो, तुम लोग ना सरकार की सोच को नहीं समझ पा रहे हो, मैं समझ पा रहा हूँ अच्छे से। देखो, सरकार ने ऐसा इसलिए किया है बिकॉज पेट्रोल सिर्फ चलाने के काम में आता था, बट अब पीने के काम में भी आएगा। सिंपल। साथ ही तुम्हें पेट्रोल भरवाने के लिए पेट्रोल टैंक जाना पड़ता था, बट अब तुम गन्ने के ठेले पर जाकर भी पेट्रोल डलवा सकते हो। गलत क्या बोल रहा हूँ भाई? गन्ने से ही तो बन रहा है, तो गन्ने का जूस ही डायरेक्ट डाल दो ना, और मक्खन की तरह चलेगी गाड़ी। भाई, इस महान काम के लिए ना मैं नितिन गडकरी साहब से बस एक ही बात बोलना चाहूंगा कि जनाब नवडे ना भोजियम जी, ये जो गन्ना है ना, आप अपने पिछवाड़े में घुसा लीजिए, बिकॉज उसके लिए इससे ज्यादा बेटर जगह हो ही नहीं सकती। और प्लीज ये जो पेट्रोल वाला काम है ना, आप अपने पास से छोड़ ही दीजिए। हम घासलेट पर गाड़ी चला लेंगे, वो ज्यादा अच्छा लगेगा हमें। एनीवेज, आज हम मूवी देखने वाले, बिल्कुल सही सुना। देखो, लास्ट पार्ट में हमने जो डाइवा आइलैंड आर्क को शुरू कर दिया था, एंड मैंने उसके 2 चैप्टर उसी पार्ट में कवर कर दिए, जो कि मैंने सही नहीं करा था। इसलिए उन्हीं 2 चैप्टर्स को मैं इस पार्ट में भी रखने वाला हूँ, ताकि सब कुछ स्मूथली चले। और ऐसा मैं इसलिए भी कर रहा हूँ बिकॉज ये जो आर्क है ना, बिल्कुल मूवी वाली वाइब देगी तुम्हें। सो इसीलिए अगर तुम लोगों ने लास्ट वाला पार्ट देखा था, मैं चाहूंगा तब भी तुम इस पार्ट को शुरू से ही देखो, बिकॉज असली मजा ना तुम्हें ऐसे ही आएगा। हाँ, वो बात अलग है, अगर तुम्हें स्किप करना है तो तुम 15-20 मिनट की वीडियो को स्किप कर सकते हो, सिंपल। बट मेरी बात मानो, मत करना स्किप, बिकॉज फिर ना पूरा मजा किरकिरा हो जाएगा, सच बता रहा हूँ। तो चलो अब हम हमारी मूवी को स्टार्ट करते हैं। सो मूवी स्टार्ट होती है डाइवा आइलैंड पर अपने मास्टर गो के मेंशन से। वहाँ पर हम देखते हैं कि वन किंग बड़े आराम से सो रहे होते हैं, तभी एक अजीब सी रेड एनर्जी या कोई एंटिटी उनके सामने आ जाता है, एंड आते साथ ही सीधा मास्टर गो से उनका ब्लड मांगने लगता है कि अपना ब्लड मुझे दे दे। वेट अ सेकंड, इज दैट सुकूना? एक आंख बड़ी और 2 आंखें छोटी, भाई सुकूना ही तो दिखता है ऐसा। ओह माय गॉड, अनदर रेफरेंस। एनीवेज, अभी वो एंटिटी मास्टर गो से बोल रहा होता है, या तो तू मुझे अपना ब्लड दे दे, वरना मैं तेरी पूरी बॉडी को ही निकल जाऊंगा। जो सुनकर मास्टर गो भी जाग जाते हैं, और तो ये एंटिटी कौन है वो हमें आगे पता चलेगा। अभी के लिए फिर से सीन शिफ्ट होता है, और इस बार हम आते हैं शिपयार्ड पर, जहाँ पर हम देखते हैं टाइजन और एडी दोनों ही आ गए होते बिकॉज उनको डाइवा आइलैंड जाना है। एंड हम देखते हैं टाइजन के पास सिर्फ 3 दिन बचे हैं अपना मिशन कंप्लीट करने के लिए, एंड वो सोच कर आया कि कैसे भी करके बस 2 दिन के अंदर उसको ब्लड मैजिक सीखना ही सीखना है। और तो उसको ये भी नहीं पता कि जो होराइजन स्किल है वो करती क्या है, इसलिए वो एडी से पूछता है कि किसी एक स्किल से विंडो पे ज्यादा फर्क पड़ सकता है, लाइक स्पेल शेटर एंड क्यूआर स्कैनर। ये दोनों ही स्किल्स को एक्सप्लोसिव ग्रोथ ने सिस्टम के अंदर एड करा है। तो क्या ये ठीक रहेगा कि एक मामूली से एम्प्लॉय की स्किल सिस्टम को इतना मॉडिफाई कर रही है? देखो, टाइजन का ये कहना है कि उसके पास जो सिस्टम है उसको पूरी तरीके से उसकी जो स्किल है एक्सप्लोसिव ग्रोथ वो चला रही है, इसीलिए उसे टेंशन है कि क्या किसी स्किल को सिस्टम के ऊपर इतना कंट्रोल देना ठीक रहेगा जो कि सिर्फ एक मामूली से एम्प्लॉय ने बनाई हो। वेल, इसके बारे में एडी ने जो हायर अप्स हैं उनको ऑलरेडी रिपोर्ट कर रखी है, बट वो कोई एक्शन लेना ही नहीं चाहते। उन्होंने एडी को बस ये बोलकर रखा है कि उसके ऊपर नजर रखी हो कि कोई गड़बड़ ना हो। जो सुनने के बाद टाइजन को समझ में आ जाता है कि अभी के लिए ये स्किल जो है कंपनी के लिए थ्रेट नहीं है। एंड देन हमें टाइजन के थ्रू पता चलता है कि गाउंटलेट को अक्वायर करने के बाद जो उसका जो मिशन कंप्लीट हुआ था, एंड उसके थ्रू जो विंडो का फीचर अनलॉक हुआ था, उसका नाम था मोनवन विकी। एंड इस फीचर का काम है कि इससे अपना टाइजन किसी भी बंदे की इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है, लाइक पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है कि वो कौन है, क्या कर सकता है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, इवन सामने वाले की वीकनेस तक का पता लगा सकता है। एंड ये सब कुछ ही हो पाया सिर्फ एक्सप्लोसिव ग्रोथ की वजह से। टाइजन को अभी ये टेंशन हो रही होती कि भाई सिस्टम के ऊपर इस टाइम पर पूरा कंट्रोल जो है एक्सप्लोसिव ग्रोथ का ही चल रहा है, तो वो भी एक स्किल, बट उसने पूरे सिस्टम के ऊपर ही अपना कंट्रोल ले लिया। इवन टाइजन की एबिलिटी एंड एट्रीब्यूट वो भी EXG के अंडर ही है, बट कुछ भी हो, स्किल है तो काम की, बिकॉज अगर वो स्किल ना होती तो टाइजन अभी किसी कंपनी के अंदर मजदूरी कर रहा होता। एनीवेज, अभी टाइजन बस इसी सब बारे में सोच रहा होता है कि तभी वहाँ पर शेरिन भी आ जाती है, एंड वो इस टाइम पर बोल रही है, ओप्पा तुम इस टाइम पर पिछली बार से भी ज्यादा हैंडसम दिख रहे हो। देखो, ओप्पा जो है असल में कोरिया में लड़की लड़के को बोलती है, यहाँ पर लिखा है ओल्डर मेल यानी बड़े लड़के को। एनीवेज, शेरिन को यहाँ पर असल में सीईओ ने भेजा है, उसने बोला था ना वो अपने किसी हंटर को भेज देगी तो काम हो जाएगा, तो उसने शेरिन को यहाँ पर भेजा है। देखो, शेरिन यहाँ पर अपने टाइजन की हेल्प करने तो आई है, बट उससे बड़ी चीज उसके लिए इस टाइम पर ये कि उसे टाइजन के साथ सेल्फी लेना है, बिकॉज टाइजन इस टाइम पर मीडिया में काफी फेमस चल रहा है, इसलिए वो बोल रही होती है कि अगर वो सेल्फी इंस्टाग्राम पर अपलोड करती है तो काफी चलेंगी। एंड ये मैं अभी तक की पहली मानवा देख रहा हूँ जिसके अंदर किसी भी सोशल मीडिया ऐप का नाम सीधा डायरेक्ट ले दिया। लाइक तुमने कई मानवा या एनीमे देख रखे होंगे जिसके अंदर सोशल मीडिया का नाम डायरेक्ट नहीं लिया जाता, लाइक थोड़ा वो चेंज कर देते, जैसे यूट्यूब का न्यूट्यूब, बट यहाँ पर इंस्टाग्राम को सीधा इंस्टाग्राम ही बोला जा रहा है। गेस व्हाट, यहाँ पर भी नाम डायरेक्ट नहीं लिया गया है, इंस्टाग्राम को इंस्टेंट ग्राम बोला गया है। एनीवेज, अभी शेरिन बोल रही होती चलो एक दूसरे को फॉलो कर लेते हैं इंस्टाग्राम पर, जब उनका टाइजन की शक्ल बन जाती कि भाई एक सेकंड, हम तो एक दूसरे को ठीक से जानते तक नहीं है, और प्लीज ये फोटो क्लिक करना बंद कर, मुझे बहुत इरिटेट कर रहा है। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है जो कि टाइजन को बॉस बोलता है, एंड सीधा टाइजन के सामने आकर झुक जाता है।
आई मीन रिस्पेक्टफुली बो डाउन करता है। वेल ये बंदा कौन है? तुमने बी टियर के एग्जाम में शेरिन के साथ इसको भी देखा होगा। वही जियोन किंग, टाइपिंग माँ का स्टूडेंट, जो कि उस टाइम पर अपने टाइजन को नीचा दिखा रहा था और तो काफी एटीट्यूड में बात कर रहा था उससे। बट इस टाइम पर देखो वो अपने टाइजन को कितना रिस्पेक्टफुली बात कर रहा है, बॉस बनाकर बैठ गया उसको। मैं भी ये करने के लिए इसको टाइपिंग माँ ने बोला होगा और तो इसको भेजने वाले भी वही होंगे। एनीवेज अभी शेरिन आस्क, भाई तू यहाँ पर क्या कर रहा है? विले की क्या मतलब क्या कर रहा है? मैं यहाँ पर अपने सीनियर को सपोर्ट करने आया, दिखाई नहीं देता वो एक सफर पर जा रहे हैं। वेल ये ऐसा क्यों कर रहा है? ये हमें बताता है कि जब से टाइजन ने इसकी जान बचाई है वो डंजन के अंदर, तब से ये कसम खाकर बैठ गया है कि अपनी पूरी जिंदगी टाइजन को सर्व करने वाला है। एंड ये बोल रहा है इटर्निटी लाइफ से भी ज्यादा आगे होता है। और तो ये कितना इटर्निटी तक सर्व करने वाला है वो तुम्हें पता चलेगा। एनीवेज अभी ये दोनों की दोनों टाइजन से चिपकना शुरू हो जाता है कि प्लीज मुझे सर्व करने दो। भाई टाइजन वो भी सोच रहे होते मैं कहाँ फंस गया। तभी वहाँ पर वो शिप आ जाती है उनको लेने के लिए, जिसके थ्रू ये लोग डाइव आइलैंड जाने वाले। एंड उस शिप का कैप्टन है ये बंदा जिसका नाम है योंगसू किम। एंड इस टाइम पर ये उन तीनों पर चिल्ला रहा होता है कि सालो जल्दी करो, मेरे पास पूरा दिन नहीं पड़ा तुम लोगों के लिए। देन ये लोग निकल लेते डाइव आइलैंड के लिए, जहाँ पर जाने के लिए कैप्टन बिल्कुल भी रेडी नहीं है, बट क्योंकि सीओ ने बोला है तो उसको जाना पड़ रहा है। टाइजन क्यों भाई, कोई प्रॉब्लम है क्या वहाँ पर? जब उनका कैप्टन उनसे बोलता सालो कैसे एंटर हो यार, तुम लोग हंटर और तुम्हें यही नहीं पता कि उस जगह के आसपास कितने खतरनाक मॉन्स्टर्स पाए जाते हैं। टाइजन से मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं पता, बस इतना पता है कि उस जगह के आसपास साइरेंस रहते हैं। जब उनका बुड्ढा उसे बताता है कि बिल्कुल सही। एंड यही इस टाइम पर सबसे बड़ी दिक्कत है, बिकॉज इस टाइम पर उनका ब्रीडिंग सीजन चल रहा है और अगर इस टाइम पर कोई उनके इलाके में घुसने का ट्राई करता है तो वो लोग बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो लोग अकेले हमला नहीं करते बल्कि गैंग में हमला करते हैं, जिस वजह से किसी भी हंटर का उनसे बचना नामुमकिन है। और बस इसी वजह से कैप्टन डिसाइड कि वो थोड़ा लंबा वाला रास्ता लेगा ताकि ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। बट टाइजन उसको वहाँ पर जल्दी पहुंचना है कैसे भी करके, इसलिए वो कैप्टन को मना कर देता है कि आपको लंबा रास्ता लेने की जरूरत नहीं है, हम शॉर्टकट से ही जाएंगे। जो सुनकर कैप्टन उसके ऊपर भड़क जाता है, साढ़े तेरा दिमाग खराब हो गया, तुझे पता भी है तू क्या बोल रहा है। बट टाइजन उनसे बोलता है अरे टेंशन मत लीजिए जीजा, एक क्या मैं बोल रहा हूँ अगर 100 साइरेंस भी हम पर अटैक करेंगे ना तब भी मैं वादा करता हूँ कि वो लोग शिप को एक खरोच तक नहीं लगा पाएंगे, सो प्लीज हमें जल्दी वाले रास्ते से ले चलिए। बट कैप्टन उसको मना कर देता है कि ना तू कुछ भी बोल ले, मैं ना ले जाने वाला, बिकॉज मेरे बीबी ये बच्चे हैं, मुझे अपनी फैमिली का ख्याल रखना है, इसीलिए ना मैं ना करने वाला ये सब। अभी टाइजन से दुगना जितना आपको मास्टर सीओ ने पे करा है मैं उसका डबल आपको पे करूंगा। ये बोलते हो तुम जरा उसका फेस देखना और इससे पहले वाला जो पैनल था तुम जरा उसको देखना। भाई अनदर रेफरेंस, अगर किसी को नहीं पता है कि किसका रेफरेंस है मैं तुम्हें बता दूं, ये स्पाइडरमैन के किंग पिन का रेफरेंस है। एनीवेज टाइजन की बात सुनकर कैप्टन उसके ऊपर फिर भड़क जाता है, साले तू मुझे रिश्वत देने का ट्राई कर रहा है, बेटा तू कुछ भी कर ले, मैं ना जाने वाला शॉर्टकट से, 4 गुना दूंगा मैं आपको। 4 गुना? अबे साढ़े ये बात तो तुझे पहले बोलना थी ना, अब तो साला दुनिया की कोई भी रुकावट आ जाए मैं ना रुकने वाला। भाई अभी क्या बोल रहा था कि मैं तेरी रिश्वत में नहीं आने वाला, बिकॉज मेरे बीबी है, बच्चे, उनका ख्याल रखना है। भाई 4 गुना सुनते ही कौन से बीबी कौन से बच्चे सीधा सामने से चलेंगे हम तो। एनीवेज इसके बाद टाइजन और एडी दोनों ही बड़े खुश है, इस टाइम पर दोनों ही फुल ऑन एंजॉय कर रहे होते हैं। टाइजन इस टाइम पर बोल रहा होता है सालो आने तो एक मॉन्स्टर को सबको देख लूंगा। जो सुनकर शेरिन उससे बोल रही होती है कि टाइजन ओप्पा मैं जानती हूँ आप स्ट्रॉन्ग हो बट आपको केयरफुल रहना चाहिए। वहीं तुम बैकग्राउंड में देखना किंग की हालत खराब हुई जा रही है, क्या बोलते हैं उसको, सी भाई जिसकी समुद्रों से हालत खराब होने लगती है। फिर आगे शेरिन उससे बोलते कि इस टाइम पर ना हम सी मॉन्स्टर से डील करने जा रहे हैं एंड हमें नहीं पता कि वो कब और कहां से अटैक करेंगे। तो टाइजन उससे बोलता है कि तू टेंशन मत ले, बिकॉज मैं ऑलरेडी जानता हूँ कि वो कब और कहां से अटैक करने वाले हैं। ये बोलते ही तुम देख सकते हो कि पर्सनल मैप के अंदर कई सारे साइरेंस नजर आ रहे हैं। जैसा कि कैप्टन ने कहा था कि वो ग्रुप में अटैक करते हैं, हम देखते हैं कि वो वैसा ही कर रहे होते हैं, वो इन लोगों को चारों एंगल से घेरने का ट्राई कर रहे होते हैं। जो देखकर टाइजन शेरिन को इंस्ट्रक्ट करता है कि वो राइट साइड संभाले, बिकॉज वहाँ पर 3 है एंड लेफ्ट साइड में 5 जिनको खुद टाइजन संभालेगा। एंड अगले सेकंड हम देखते हैं कि शेरिन की साइड वाले जो साइरेंस थे वो शिप पर चढ़ने का ट्राई कर रहे होते हैं। जो देखकर शेरिन को यकीन आ जाता है कि टाइजन सही बोल रहा था, और तो उसे नहीं पता कि टाइजन को ये कैसे पता है, बट अभी के लिए वो उस पर ध्यान न देकर साइरेंस से निपटने पे ध्यान देती है। एंड उसके एक अटैक में 3 साइरेंस खत्म। वहीं दूसरी तरफ टाइजन के ऊपर 5 साइरेंस एक साथ अटैक कर देते हैं, और तो इस टाइम पर टाइजन ने अपने गॉन्टलेट्स पहन रखे, जिसका मतलब इन साइरेंस की तो माँ बहने होने वाली है। एंड टाइजन वैसे ही करता है, वो देखते ही देखते 5 साइरेंस को निपटा देता है, बट वो उन लोगों को पानी में न फेंक कर वापस शिप में रखने लगता है, बिकॉज मॉन्स्टर्स को मारने पर मिलते हैं माना शार्ट, और अगर साइरेंस पानी में चले जाएंगे तो माना शार्ट भी पानी में चले जाएंगे, जिससे टाइजन को कुछ नहीं मिलने वाला। और तो उसे शिप के कैप्टन को 4 गुना पे भी करना है, तो इससे ज्यादा बेस्ट चीज क्या हो सकती है। और फिर क्या टाइजन खुशी खुशी निकालना शुरू कर देता है उनके माना शार्ट। और अभी क्योंकि टाइजन ने उन मॉन्स्टर्स को हराने के लिए राइजिंग ड्रैगन फिस्ट का यूज करा था ना, तो वो सब किंग ने देख लिया होता है। एंड उसने ऑलरेडी कई सारे रूमर्स सुन रखे थे टाइजन के बारे में कि वो राइजिंग ड्रैगन फिस्ट का यूज कर सकता है, बट उसे इस चीज पर यकीन नहीं था। लेकिन अब उसने अपनी आंखों से देख लिया, जो देखकर टाइजन के पसीने छूटने लगते हैं कि भाई इसने आकर कितना यूज करते हुए देख लिया मुझे। वेल टाइजन के पसीने इसलिए छूट रहे हैं बिकॉज वो टाइपिंग माँ से कुछ भी सीखा नहीं है, उन्होंने बस उसको एक बार यूज करते हुए देखा था। और क्योंकि किंग सवाल ना खड़े कर दे कि भाई तूने ये सब कैसे सीखा, तो इसलिए टाइजन बहाना बना देता कि अरे
ये कोई राइजिंग ड्रैगन फिश नहीं है, ये उससे सिमिलर मार्शल आर्ट है। कैंग वो उसकी एक नहीं सुनता, वो सीधा टाइजन के पास आकर बोलता है कि आज से अभी से तू मेरा राइवल है और मैं तुझे दिखाऊंगा कि असली राइजिंग ड्रैगन फिश क्या होती है। जब उनका टाइजन की भी शक्ल बन जाती कि भाई एक सेकंड, अभी तो ये बंदा अपनी पूरी इटर्निटी मुझे सर्व करने को तैयार था, साला अचानक से मेरा राइवल कैसे बन गया। वही हम देखते कि इनके पीछे अभी और भी साइरेंस आ रहे हैं एंड इनका क्या होने वाला है वो हम देखेंगे। बट अभी के लिए यहाँ से सीन शिफ्ट होता है बोन किंग पर, जो कि इस टाइम पर योंगमिन से बात कर रहे होते हैं एंड योंगमिन ने उनको बता दिया होता है कि टाइजन आपके आइलैंड पर आ रहा है, जिस वजह से वो योंगमिन के ऊपर भड़क पड़ते हैं। उसको काफी सुनाते हैं सारे, तूने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। योंगमिन उन्हें बोलता है वो क्या है, आपको कॉल नहीं लग रहा था, इस चक्कर में मैं बता ही नहीं पाया आपको बात। जो सुनने के बाद वो उसके ऊपर और भड़क पड़ते हैं, बिकॉज उन्होंने खुद तक पहुंचने के लिए योंगमिन को एक क्रिस्टल ओब भी देकर रखा है एंड योंगमिन के दिमाग से ये बात निकल गई थी कि उसके पास ऐसी कोई चीज भी है। एनीवेज योंगमिन को सुनाने का तो कोई फायदा है नहीं, इस चक्कर में फोन काट देते हैं और उन्हें टेंशन हो रही होती है कहीं साइरेंस ने टाइजन के ऊपर अटैक तो नहीं कर दिया। बट तभी उन्हें दूर से आवाज आती है, वो देखते हैं कि उनके पास एक शिप आ रही है एंड वो पूरी की पूरी शिप दर्जनों साइरेंस से भरी हुई है एंड उन्हें किसने मारा है, अपने टाइजन ने। अभी टाइजन मास्टर बोन के पास आकर थोड़ी उनको रिस्पेक्ट देता है। वही मास्टर बोन को यकीन नहीं आ रहा होता कि इन सभी साइरेंस को टाइजन ने मारा है। वेल टाइजन अकेले ने नहीं मारा है, वहाँ पर उसकी हेल्प सेरिन और केंग ने भी करी है और क्योंकि टाइजन ने कैप्टन से बोलकर रखा था कि आपकी शिप पे एक भी खरोच नहीं आएगी, तो हमें बताया जाता है कि शेरिन की हेल्प से उसने पानी को ही जमा दिया था ताकि ये लोग शिप के बाहर रहकर उनसे फाइट कर सके। और तुम जरा टाइजन को देखना, भाई बंदे को काटने पीटने में कितनी खुशी मिल रही है, तुम जरा ये तो देखो। वहीं पीछे की ओर केंग, वो तो इसको अपना राइवल मानकर बैठा हुआ है एंड अभी टाइजन मास्टर बोन को बताता है कि मुझे रास्ते में जितने भी साइरेंस मिले मैंने उन सभी को मारता हुआ आया, बट आई एम नॉट श्योर कि मैंने हर एक को मार दिया है। मैं भी वहाँ पर और भी साइरेंस है जो छुप कर बैठे हुए हैं, मुझे उन्हें भी मारना होगा। सारे हराम को, और एक तो उनकी टेरिटरी में घुस गया, वो भी ब्रीडिंग सीजन के टाइम पर, बेचारों को मिलने से पहले मौत मिल गई और अब साला ये सोच रहा है कि उनकी हस्ती मिटा दे, और वो भी सिर्फ इसलिए बिकॉज इसको माना सेट चाहिए। फिर मास्टर गोस को मना कर देते कि तुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है, वो लोग वैसे भी बहुत जल्द एग्जिस्टेंस से मिटने वाले, बिकॉज यहाँ पर खाने पीने के लिए उनके लिए कुछ है नहीं, तो वो बहुत जल्द मर जाएंगे। एंड दूसरी बात, फॉर सम रीजन वो समुद्र की गहराई तक नहीं जाते खाने के लिए, जो सुनकर टाइजन खुश होता है कि क्या बात है, मैंने एक्सीडेंटली उनको एग्जिस्टेंस ही मिटा दिया है। मास्टर गोस से बोलते हैं हाँ तूने मिटा तो दिया है बट एक को छोड़कर। बहुत जल्द वो टाइजन को मैप में भी दिख जाता है। तभी ये लोग पीछे मुड़कर देखते हैं पानी के अंदर हलचल हो रही है एंड उसमें से निकल कर आया एक साइरेन जो कि बाकियों से काफी अलग दिख रही है एंड वो सीधा इन्हीं की ओर आ रहा है अटैक करने के लिए। देखकर टाइजन शेरिन को ऑर्डर देता है कि वो इसको रोके। देन शेरिन टाइजन की बात मानती है और वो उस मॉन्स्टर को वहीं की वहीं जमा देती है। बट शेरिन का जो आइस चेंबर है वो क्रैक होना शुरू हो जाता है, जो देखकर शेरिन अपनी पूरी ताकत लगाना शुरू कर देती है ताकि वो आइस चेंबर ना टूटे। बट ये साइरेन बाकी साइरेंस की तरह नहीं है, ये उसके आइस चेंबर को तोड़कर निकल जाता है, जिस वजह से शेरिन उसको भी डैमेज मिलता है, उसकी नाक से खून आना शुरू हो जाता है। शेरिन समझ जाती है कि ये मैजिक इम्यून था। देखो मैजिक इम्यून एक तरीके की पैसिव स्किल है जो कि एलिमेंट स्किल्स को रिफ्लेक्ट कर देती है, जिससे कास्टर यानी यूजर का जो माना होता है वो भी बदल चला जाता है, यानी आउट ऑफ कंट्रोल। जो देखकर शेरिन को यकीन नहीं आ रहा होता है कि एक बी टियर के मॉन्स्टर के पास ऐसी स्किल कैसे आ गई। वेल कैसे आ गई, बिकॉज वो बी टियर का साइरेन नहीं है। एक्चुअली इन लोगों की फाइट क्या दूर से हो रही थी, इस चक्कर में वो उनको छोटा लग रहा था, बट अगले मोमेंट वो जब इनके पास आता है तब पता चलता है कि वो साइरेन सबसे बड़ा साइरेन है एंड वो इतना बड़ा है कि शिप तक उसके सामने बच्ची लग रही होती है, जो देखकर कैप्टन की बढ़ जाती है। और तो साथ ही ये कोई मामूली सा साइरेन नहीं है, ये है साइरेन किंग जो कि 8 ईयर का मॉन्स्टर है, जो स्केल करता है मिस्टिकल माना पर एंड ये एलिमेंट मैजिक को न्यूट्रलाइज एंड रिफ्लेक्ट कर सकता है। एंड टाइजन ने ये नहीं सोचा था कि वो किसी ऐसे मॉन्स्टर से फाइट करने जा रहा है। साथ ही जरा तुम इस मॉन्स्टर की शकल देखना भाई, अगर ऐसी चीज ना मैं पानी में देख लूं मेरी फटकार 4 हो जाएगी। एनीवे अभी टाइजन को समझ में नहीं आ रहा होता कि भाई इससे कैसे फाइट करना, बिकॉज ये सब कुछ तो रिफ्लेक्ट कर देगा। बट तभी मास्टर गो आगे आते हैं और उससे बोल रहे होते हैं कि तूने मुझे काफी सर्व करा और अब मेरी बिल्ली मुझे से मियां, ऐसा लगता है कि तेरे दिन भर गए। टाइजन तू पीछे हट, इसे मैं देखता हूँ। ये बोलते मास्टर को अपनी मैजिक वाइंड्स का यूज करते हो और लपेट लेते साइरेन को एक ही सेकंड के अंदर। एंड साइरेन वो कुछ नहीं कर पाता, वो इसको रिफ्लेक्ट ही नहीं कर पाता। देखो साइरेन सिर्फ एलिमेंट्स को रिफ्लेक्ट कर सकता है एंड ब्लड कोई एलिमेंट में नहीं आता है। अभी मास्टर गोस को लपेटने के बाद उससे बोल रहे होते मुझे पता है कि तू भूखा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि तू अपने ही मास्टर से भिड़ जाएगा। बट अब जब तूने ये हरकत कर दी है तो तुझे पनिश करना तो जरूरी है। ये बोलते वो अपनी ब्लड वाइंड्स को इतना टाइट कर देते हैं कि साइरेन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। देखकर शेरिन को भी यकीन नहीं आ रहा होता कि भाई इन्होंने 8 ईयर के मॉन्स्टर को सिर्फ चुटकी बजाती हरा दिया। दूसरी तरफ टाइजन और हेडी वो दोनों भी काफी इंप्रेस हो गए ये देखकर कि भाई मैजिक पेयर्स तो वाकई में तगड़ी चीज है, इसलिए अब टाइजन को ये चीज हर हाल में सीखना है किसी भी कीमत पर। भाई मास्टर गो बोल रहे होते कि भाई इसी के साथ मॉन्स्टर्स खत्म हो चुके हैं और कुछ वक्त के लिए अब डाइव आइलैंड पर शांति आ जाएगी, एटलीस्ट अभी के लिए तो जरूर आ जाएगी। देन वो टाइजन को एज अ गिल्ड मास्टर वेलकम करते हैं एंड वो बताते कि वो टाइजन से मिलकर उसको गिफ्ट देना चाहते थे, बट टाइजन वो खुद ही यहाँ पर आ गया और अब क्योंकि ये आ गया तो इसीलिए मास्टर को इन लोगों को अपने मेंशन में इनवाइट करते हैं एंड ये इनकी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन होने वाला है, देख लेना तुम। खैर अभी के लिए हम मास्टर गो
के मेंशन पे आते हैं, जहाँ पर इनको एक स्कल गाइड कर रहा होता है, और तो चारों तरफ जो नौकरों वाला काम कर रहा है वो सबकी सब स्कल है। एंड ये सब देखकर शेरिन काफी खुश हो रही होती है, बिकॉज उसको नहीं मालूम था कि बोन किंग यहाँ पर रहते हैं। बिकॉज सीईओ ने भी इस इन्फॉर्मेशन को लो करके रखा था ताकि हर किसी को पता ना चले। जब उनका टाइजन उससे बोलते तो तुझे नहीं मालूम था कि बोन किंग यहाँ पर रहते हैं? शेरिन उनसे बोलती कि ना, बिल्कुल नहीं मालूम था कि कोरिया के लेजेंडरी हंटर यहाँ पर रहते होंगे। और तो थोड़ी देर पहले शेरिन ने जो कुछ भी देखा था बोन किंग को करते हुए, वो देखकर वो इतना इंप्रेस हो गई होती है कि सीधा बोलती है मैं शर्त लगा सकती हूँ कि मास्टर सीईओ भी उस मॉन्स्टर को इजीली नहीं हरा पाती। जिस बात पर किंग भी अग्री करता है कि हाँ तू सही तो बोल रही है, बट मेरे मास्टर माँ इतने पावरफुल है कि वो उसको 1 सेकंड में हरा देंगे। देखकर दोनों ही शक्लें बन जाती है, साले क्या बच्चे ऐसी हरकत कर रहा है। वेल सही तो बोल रहा है। हमने देखा था कि मास्टर टाइपिंग माँ ने ड्रैगन सेंटिपिड को एक के अंदर खत्म कर दिया था, तो ये छोटा मोटा मॉन्स्टर उनके लिए कोई बड़ा थ्रेट नहीं बनता। और तो सीईओ भी एस लेवल की हंटर है, तो ऑफ कोर्स वो भी इसको सेकंड्स में ही हरा देगी। एनीवेज अभी के लिए जो स्कल वेटरेस है वो इन लोगों को इनका रूम दिखा देती है, बट टाइजन अभी अपने रूम में नहीं जाता, बल्कि उसको मास्टर को से कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है हमें मालूम है, इसलिए वो इन लोगों को थैंक्स बोलकर चला जाता है कि तुम लोगों ने मुझे कंपनी दी, बट अभी के लिए मुझे मास्टर को से कुछ बात करनी है, तो तुम लोग आराम करो, मैं आता हूँ। देन वो इसके बाद मास्टर गो के पास आता है, जो कि आराम से बैठकर चाय पी रहे होते हैं। मास्टर गो आस्क तो बता तुझे ये जगह कैसी लगी, पसंद आया? तो ये तेरा रूम? जो उनका टाइजन से सारे पसंद आना तो छोटी मोटी बात है, बहुत शानदार लगा मुझे तो। जो उनका मास्टर गो को भी काफी अच्छा लगता है, तभी वो अपनी कुर्सी से उठते हैं, टाइजन को अपने साथ लेकर जाने लगते हैं, बिकॉज उनको कोई गिफ्ट देना है टाइजन को। एंड रास्ते में मास्टर गो से पूछते हैं कि मैंने न्यूज सुनी है कि तूने रिसेंटली कैटास्ट्रोफिक होने से रोका मेचियन के अंदर। टाइजन से सर वो तो कुछ नहीं, वो मैं बस लकी निकल गया और कुछ नहीं। सुनकर मास्टर गो से हंसते बोलते कि तुझे इस बुड्ढे के सामने शर्माने की जरूरत नहीं है, ये वक्त उन रिपोर्टर्स के सामने कर, मेरे सामने मत। टाइजन उसके मन में चल रहा होता है कि भाई मैं शर्मा नहीं रही है, मैं वाकई में लकी था, बिकॉज टाइजन तो अपना ऑलमोस्ट मरने ही वाला था, वो तो जिनियो को सियोना ने आकर उसको बचा लिया। एंड उन तीनों को बचाया अपने द गोट इरेटस ने। एनीवेज आगे अपना टाइजन थोड़ा योंगमिन की भी तारीफ करता है कि वो भी काफी मेहनत कर रहा है। जो उनका मास्टर गो को बिल्कुल यकीन नहीं आता, उनकी शक्ल बन जाती कि तू कह रहा है मेरा वो बेवकूफ भतीजा वो और मेहनत कर रहा है। सालों पहले मैंने उस कमीने को अपना गिल्ड दिया था और उसने पूरा गिल्ड बर्बाद करके रख दिया, और पता नहीं कौन कौन से इल्जाम लगे हुए उसके गिल्ड पे कि टैक्स चोरी करना, मजदूरों को पेमेंट न देना, और तू बोल रहा है कि वो अच्छे काम कर रहा है। उस हरामखोर ने तो पूरी गिल्ड को मेट कर रख दिया था, बट वो तो तू था जिसकी वजह से गिल्ड वापस से अपनी रिस्पेक्ट अर्न कर पा रहा है, एक ऐसे हीरो के रूप में जिसने कास्ट्रोफे को होने से रोका। इसलिए उस हरामखोर को तो तुझे थैंक्स बोलना चाहिए। टाइजन भी लाइक हाँ आप सही तो कह रहे हो, साला वाकई में किसी काम का नहीं है। और इसीलिए भी टाइजन मास्टर गो से पूछता है कि भाई अगर ऐसी बात थी तो आपने अपना गिल्ड उसके हवाले काहे को किया? हाँ माना कि वो आपकी फैमिली है, बट आपको भी तो पता होना चाहिए था ना कि वो इस रोल के लिए अभी रेडी नहीं है। जो सुनकर मास्टर गो से आंसर करते कि ऐसा इसलिए बिकॉज मैं कमजोर पड़ गया था। जो सुनकर टाइजन को लग रहा होता है कि ये बूढ़े और कमजोर होने की बातें कर रहे हैं, यानी कि फिजिकली वीक, बट मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है कि वजह कुछ और ही होगी। एनीवेज इसी वजह से अभी टाइजन इनको क्यूआर स्कैनर से स्कैन करता है कि ये कितने स्ट्रॉन्ग है अभी, एंड ये इतने स्ट्रॉन्ग है इस टाइम पर कि स्कैनर कुछ बता ही नहीं पाता इनके बारे में। जो देखकर टाइजन भी शॉक्ड कि भाई इतने बूढ़े होने के बाद भी ये इतने स्ट्रॉन्ग, अगर जवान होते तो बात अलग होती, बिकॉज हमने टाइपिंग मास्टर सीईओ मास्टर छा इनको भी स्कैन करके देखा और इनके बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पाया सिस्टम, बिकॉज अभी वो अपनी यंग एज के अंदर है। बट मास्टर गो वो इस टाइम पर बूढ़े हो गए और सिस्टम अब भी उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पा रहा है, इसलिए उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि भाई ये ओल्ड मैन आखिर अपने अंदर कौन सी पावर लेकर घूम रहा है। वेल कौन सी पावर लेकर घूम रहा है हम उनके पीछे देख पा रहे हैं इस टाइम। और सच बताऊं ये एंटिटी बहुत भांग भोसड़ा करने वाला है। वेल क्या करने वाला है वो तुम्हें आगे पता चलेगा। अभी के लिए मास्टर को टाइजन को उस जगह पर लेकर आ गए होते जहाँ पर वो गिफ्ट रखा हुआ है, और क्योंकि वो जगह बहुत ही ज्यादा शानदार है इस चक्कर में टाइजन और रेडी दोनों का ही मुगुल जाता है कि मास्टर को आपकी जगह तो काफी शानदार रखी हुई है। जब उनका मास्टर को भी लेकर ना वो 4 गिल्ड के मुकाबले में ये जगह उतनी शानदार नहीं है। देन वो टाइजन को वो आइटम दिखाते जिनमें से एक उसका गिफ्ट होने वाला है, और वो टाइजन से बोलते कि तुझे इनमें से जो भी चाहिए वो तू ले सकता है। वैसे तो मन कर रहा है कि मैं तुझे ये सारे आइटम्स दे दूं, बट वो क्या है ना सभी पर कोई ना कोई पेनल्टी लगी हुई है, यानी कि सभी आइटम्स लेने पर टाइजन को कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। देन इसके बाद जो बैकग्राउंड है हमें थोड़ा वीडियो गेम की तरह दिखाया जाता है, और तो पता नहीं कौन बोल रहा है बट कोई बोल रहा है टाइजन ने मैग्नेटस का स्कल सिलेक्ट करा है, मे बी ये मास्टर गो बोल रहे हैं। एनीवेज मैग्नेटस का जो स्कल है वो काफी यूजफुल है बिकॉज वो एस टियर का है, बस दिक्कत ये है कि उसका यूज ना डेगर जैसे आइटम्स के साथ हो सकता है, लाइक वो डेगर होता है ना खंजर टाइप का आइटम, उसकी बात हो रही है। एंड बाकी के जो आइटम है वो भी कुछ इसी तरीके का काम करते हैं। एंड वेट अ सेकंड, इज दैट डीमन हार्ट? गाइस ये उस डीमन हार्ट की तरह नहीं लग रहा जिसका यूज योंगताई ने करा था वो डीमन को समन करने के लिए खुद को सेक्रीफाइस करके, मे बी ये उसी से सिमिलर कुछ हो, क्या पता। अभी के लिए तो हम देखते ही टाइजन बेचारे का फेस उतर गया होता है बिकॉज यहाँ पर कुछ भी उसके काम का है ही नहीं, इसलिए फिर वो मास्टर गो से पूछ लेता है कि आपके पास कुछ ऐसा नहीं है जो कि ब्लड मैजिक से रिलेटेड हो। सुनकर मास्टर गो भी एकदम तो शॉक्ड हुआ था कि क्या मतलब ब्लड मैजिक से रिलेटेड, क्या तेरा उन सब चीजों में इंटरेस्ट है? टाइजन से सर वो क्या है ना मैं रेडियंट ब्रेथ में आ चुका हूँ, इसीलिए मैंने पता लगाया कि अगर मैं उस स्किल को सीख लेता हूँ तो वो काफी यूजफुल होगी मेरे लिए, और क्योंकि वो माना फाना भी कंज्यूम नहीं करती है तो डंजन में रेड मारते टाइम वो काफी काम भी आएगी। जो सुनकर मास्टर
मास्टर को उसको मना कर देते कि ना मुझे माफ कर दे, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, तो चाहे तो कुछ और देख सकता है, जब तक मैं तुम लोगों के लिए खाने का बंदोबस्त कर देता हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। ऑफ कोर्स हमें पता है कि वो झूठ बोल रहे हैं एंड ये टाइजन और एडी दोनों ही समझ जाते हैं, इसलिए टाइजन का दिमाग खराब होने लगता है बिकॉज उसको तो कैसे भी करके ब्लड मैजिक सीखना है। जिसके बाद वो बच्चों की तरह हरकतें करने लगता है कि नहीं 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 मुझे तो मेरठ की गर्मा गर्म मसूर नान कढ़ाई खानी है, नहीं नहीं नहीं। आई मीन वो ये चीज ब्लड मैजिक को लेकर बोल रहा होता है। और तो तुम जरा इस हरामखोर का फेस देखना कैसी हालत हो गई है इसको सिर्फ ब्लड मैजिक सीखने के लिए। इसलिए एडी से कि भाई जरूरी थोड़ी ना कि तू ब्लड मैजिक सीखने के लिए कोई आइटम ही ले, तो डायरेक्ट मास्टर बोन से भी तो पूछ सकता है सिखाने के लिए। आई मीन शी इज राइट। इसके बाद वो कॉपी वाला क्रिस्टल भी तो है जिससे कोई सी भी टेक्निक को कॉपी कर सकता है बस देखकर। बट तभी टाइजन उसे बताता है कि भाई ब्लड मैजिक कोई ऐसी टेक्निक नहीं है जिसको तुम सीख सकते हो। इसको सीखने के लिए असल में तुम्हें एक पैसिव एबिलिटी रिक्वायर होगी जिसे कहते हैं डिमोनिक ब्लड। बिना डिमोनिक ब्लड के आप चाहकर भी ब्लड मैजिक का यूज नहीं कर सकते हो, ये इम्पॉसिबल है। इसलिए टाइजन बोल रहा होता है काश मेरे हाथ में कोई ऐसी बुक लग जाए जिससे मैं डिमोनिक ब्लड को एक्टिवेट कर पाऊं। तभी उसके सिस्टम में से एक फ्लैशलाइट टाइप की एक ऐप निकल कर आती है जो कि असल में हिडन मैकेनिज्म को ढूंढने का काम करती है, यानी जो हिडन आइटम होते हैं ना उनको ढूंढती है। एंड इस टाइम पर उसने एक आइटम ढूंढ भी लिया होता है इस रूम के अंदर। और तो ये जो ऐप है टाइजन इसको पहली बार देख रहा है, इसलिए एडी उसको बताती है कि पिछली बार इन लोगों ने जिस डंजन के अंदर रेड मारी थी उसके अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा था, इस चक्कर में उसने सिस्टम के अंदर इस बार एक फ्लैश लाइट रख दी है। एडी असल में वो वेम्पायर वाले डंजन की बात कर रही है जहाँ पर रेटस को अपनी अच्छी खासी कुर्बानी देना पड़ गई थी बार बार कोट कोट के मर मर के। बट एनीवेज अभी के लिए फ्लैश लाइट जहाँ पर एम कर रही होती है टाइजन वहाँ पर जाकर देखता है, वहाँ पर उसको एक रेड कलर का हिडन बटन मिलता है। एडी तो मना कर रही होती है उस बटन को दबाने के लिए कि भाई मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, क्या पता इस बटन को दबाने पे कोई ट्रैप म्रैप सामने आ जाए तो। बट टाइजन नहीं मानता है कि हाँ तू 21वीं सदी में यार इस टाइम पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, और वो बटन को दबा देता है। जैसे बटन दबता है एडी चीखे मारना शुरू कर देती कि हम पर अटैक हो गया। बट ना असल में वो एक हिडन गेट होता है। जैसे ही वो बुक शेल वाला हिडन गेट खुलता है दूसरी तरफ होती है एक रेड कलर की बुक जिसका नाम है टॉम ऑफ 1000 ब्लड और इसकी टियर यूनिक है। एंड ये एक फॉरबिडन बुक है जिसको यूज करने के लिए ब्लड सेक्रीफाइस लगेगा, यानी कि बलि मली कुछ चढ़ाना पड़ेगी, और जो भी बलि चढ़ाकर इस बुक का ओनर बनता है वो ब्लड मैजिक को यूज कर पाएगा। बट साथ ही उसको प्राइस भी पे करना पड़ेगा, यानी कि कुछ तो बुरा होगा। एंड वेट अ सेकंड, ये लोगों ने क्या ड्रॉ करा है भाई इसके बीच में? भाई ये क्या चीज है भाई? मेरा माइंड बहुत गलत जगह पर जा रहा है इस टाइम पर। भाई मुझे तुम लोगों से जानना है कि इस टाइम पर ये चीज को देखकर जो मैं सोच रहा हूँ क्या वो तुम भी सोच रहे हो क्या? भाई कमेंट में मुझे ये बात जरूर बताना बिकॉज मेरा इस टाइम पर दिमाग बहुत गलत जगह जा रहा है। एनीवेज टाइजन को जो चाहिए था वो फाइनली उसको मिल गया, इसलिए उसके मुंह से राल आने लगती कि अरे मेरा बच्चा फाइनली मुझे मिल ही गया। देन ये सीन शिफ्ट होता है डाइनिंग टेबल पर जहाँ पर ये लोग मस्त डिनर मिनर कर रहे होते हैं। तो ये मास्टर गो आज कहा तो बता तुझे मिला कुछ तेरे लिए या फिर मैं किसी और चीज का बंदोबस्त करूं? बट टाइजन ने मना कर देते कि ना जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया। ये बोलकर वो उनको एक आइटम दिखा था जिसका नाम है बंडर्स ओनिक्स एंड ये सी टियर का है एंड ये माइंड करप्शन टेक्निक का यूज कर सकता है, यानी कि टाइजन के पास जो माइंड करप्शन टेक्निक है ना ये उसको एनहेंस कर देगा। जो सुनकर मास्टर गो को भी काफी सुकून मिलता है कि भाई फाइनली तुझे वो मिल गया जो तुझे चाहिए था। देन वो उन सभी को गुड नाइट बोलकर निकल लेते हैं एंड यहीं से सीन शिफ्ट होता है फिर मास्टर गो के रूम में जहाँ पर वो जो एंटिटी फिर से आ गया होता है मास्टर गो को परेशान करने के लिए। एंड वो मास्टर गो से बोल रहा होता है अरे वो जो टाइजन ली है ना लगता है वो ब्लड मैजिक सीखने में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टेड है, बिल्कुल वैसे ही जैसे तू था, पावर को पाने के लिए कुछ भी सेक्रीफाइस करने को तैयार। जो सुनकर मास्टर गो भड़क जाते हैं उसके ऊपर कि उस बच्चे का तुझसे कोई लेना देना नहीं है, तेरा जो कुछ भी है बस मेरे साथ है बिकॉज मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था उसने नहीं। और ये बात तुझे भी अच्छे से पता है कि तू तब तक किसी के पास नहीं जा सकता जब तक कोई और डिमोनिक टॉम से कॉन्ट्रैक्ट न कर ले। जो सुनकर वो डीमन मास्टर गो को एक ग्रीडी स्माइल देते हुए बताता है कि टाइजन ने ऑलरेडी वो टॉम ऑफ 1000 ब्लड ले ली है। जो सुनकर मास्टर गो के भी पसीने छूट आते हैं, उनको यकीन नहीं आ रहा होता कि ये वाकई में सच बोल रहा है। वो डीमन बताते कि देख मुझे नहीं मालूम उसको वो बुक कैसे मिली बट मुझे फील हो रहा है कि एक और होस्ट मेरे लिए पैदा हो गया है, और वैसे भी जो तू मुझे खिला रहा था मेरी भूख मिटाने के लिए उससे मेरी भूख नहीं मिट रही है, साथ ही तेरी जो बॉडी है वो भी अब ओल्ड हो गई है। तो अब मुझे मेरी पावर्स के लिए एक नया घर चाहिए जिसके लिए मुझे बस तेरी बॉडी को थोड़ी देर के लिए बोरो करने दे, बस थोड़ी देर को। वेल वो क्या करने वाला वो तुम्हें पता चलेगा। अभी के लिए हम आते शेरिन के रूम में जहाँ पर वो मस्त आराम से सो रही होती है। तभी कोई उसके रूम में एंटर करता है एंड ये कौन है? अपने मास्टर गो। एंड वो यहाँ पर आए हैं शेरिन को खाने के लिए बिकॉज इस टाइम पर वो अपने होश में नहीं है। इस टाइम पर जो उनको कंट्रोल कर रहा है वो एंटिटी। और तो वो बोल रहा होता है कि वैसे तो ये मेरे प्लान का पार्ट नहीं था बट मुझे अपनी भूख मिटानी है तो कुछ तो करना पड़ेगा, तो चलो अब जरा इसकी आत्मा को चखा जाए। ये बोलते वो बस उसको खाने वाला होता है कि तभी उसको पीछे से किसी की आवाज आती है एंड ये और कोई नहीं बल्कि अपना टाइजन जो कि मास्टर गो से पूछता है कि भाई आप यहाँ पर क्या कर रहे हो इतनी लेट नाइट? मास्टर गो भी अरे ये बात तो मुझे तुझसे पूछना चाहिए तो कि तू यहाँ पर क्या कर रहा है इतनी लेट नाइट? टाइजन उनको बो डाउन करते हुए सॉरी बोलता है कि भाई मुझे काफी बुरा लग रहा है, मुझे इस चक्कर में पूरी रात नींद तक नहीं आई। जो सुनकर मास्टर गो भी क्या मतलब माफी क्यों मांग रहे हैं मुझसे? टाइजन उन्हें बताता है कि वो क्या है ना आपने मुझे जो प्रेजेंट चूज करने के लिए बोला था ना वहाँ पर क्या है कुछ भी मेरे काम का नहीं था। देन मुझे ये मिल गई डिमोनिक टॉम और यही थी मेरे सबसे ज्यादा काम
की तो मैंने उसको वहाँ से निकाल लिया। सच कहूँ तो मैंने इसको चुराया था, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ कि मैंने आपकी परमिशन के बिना इसको ले लिया। बट मुझे ब्लड मैजिक सीखना था किसी भी हाल में, भले ही मुझे इसके लिए कुछ भी सेक्रीफाइस क्यों ना करना पड़े, मैं करूंगा। बस आप मुझे ब्लड मैजिक सिखा दीजिए प्लीज। सुनते वो एंटिटी खुश हो जाता है एंड सेज आर यू श्योर कि तू ये करना चाहता है? बिकॉज़ इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं जिसके बारे में तूने सोचा तक ना होगा। जो उनका टाइजन से सारे मुझे चलेगा, मुझे सब चलेगा, मैं हर एक चीज के लिए तैयार हूं। जो सुनते वो एंटिटी एक ग्रीडी स्माइल देते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चल शुरू करते हैं। टाइजन की क्या मतलब शुरू करते हैं, क्या कहना क्या चाह रहे हो? एंड तभी मास्टर गो के अंदर से वो एंटिटी बाहर निकल कर आ जाता है। देखकर टाइजन भी डर जाता है कि भाई तू कौन है? देन वो टाइजन को बताता है कि बहुत टाइम पहले वो भी एक सोर्सरर हुआ करता था जिसने मौत और दुनिया दोनों पर ही राज करा था। एंड अब वही टाइजन को न्यू पावर्स देने वाला है, वो भी टाइजन की बॉडी के अंदर उसके। जिसके लिए वो टाइजन को बताता है कि तो ये ज्यादा कुछ नहीं, बस मुझे छोटे मोटे ट्रिब्यूट्स देना पड़ेंगे, यानी भेंट चढ़ाना पड़ेगी छोटी मोटी। एंड ये बोलते ही वो टाइजन से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना शुरू कर देता। बुक अपने आप खुल जाती है एंड वो टाइजन को पकड़ लेती है। तभी सिस्टम उसको वार्निंग देता है कि एक अनऑथराइज्ड यूजर स्टेटस विंडो को एक्सेस करने का ट्राई कर रहा है। जो देखकर टाइजन उससे खुद को छुड़ाने का ट्राई कर रहा होता है कि भाई एक सेकंड, ऐसा तो हमारे बीच में कुछ हुआ ही नहीं है। अभी ही अब बहुत लेट हो चुका है, योर बॉडी इज माइन नाउ। क्या बोलते ही वो अपने टाइजन की बॉडी के अंदर घुसने लगता और तो सिस्टम का सिंकिंग प्रोसेस भी शुरू हो जाता है, जो कि अभी 0 है और जैसे ये 100 होगा मतलब पूरा एक्सेस उस एंटिटी के हाथ में चला जाएगा टाइजन की बॉडी का। टाइजन काफी छुड़ाने का ट्राई करता है उससे, बट ना, वो आखिरकार कंट्रोल ले ही लेता है उसके ऊपर। और तो वो एंटिटी मास्टर को टेंस बोलने लगता है कि भाई फाइनली तेरे वजह से मुझे एक इतनी अच्छी बॉडी मिल गई। बट तभी कुछ ऐसा होता है जो उस एंटिटी ने सोचा भी नहीं होगा, उसकी हंसी छुड़ी जाती है। एंड अगले ही मोमेंट टाइजन की बॉडी कुछ अजीब सी हरकतें करने लगती है, भाई इस तरीके की हरकतें। इसके बाद तो टाइजन पागल ही हो जाता, भाई तुम खुद देख लो, अजीब अजीब हरकतें करना शुरू कर देता, उठक बैठक लगाना, गुलाटियां खाना, और तो सारा अजीब तरीके से हंस भी रहा होता भाई वो डेमन उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि भाई आखिर ये हो क्या रहा है। भाई एक सेकंड रुक, तो क्या हो क्या रहा है ये? भाई टाइजन उसकी हरकतें नहीं रोक रही होती, वो पता नहीं क्या ही कर रहा, ऑलमाइटी पोस्ट किए जा रहा है। भाई वो डेमन भी लाइक भाई ये बॉडी मेरी सुन क्यों नहीं रही है, हो क्या रहा है यहाँ पर? टाइजन भाई वो भाग करने पर लगा हुआ है। लिटरली अब तो वो शेक बूढ़ी करना शुरू कर देता है। गाइस क्या बोलते हो, इस चीज का थंबनेल लगा दूं क्या मैं? एनीवेज ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज टाइजन ने एंटिटी का गंदा वाला काट दिया। हम आते कुछ देर पहले के सीन पर जब टाइजन को वो बुक मिली थी। रेडियो से बोल रही होती कि इस बुक को लेकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा है। ये बात टाइजन भी समझ जाता है कि भाई मास्टर गो ने अगर इसको छुपा कर रखा था तो इसका मतलब ये बुक कुछ तो है। मे भी हो सकता है कि इससे यूजर की जो लाइफ है वो भी खतरे में आ जाए। बिकॉज यहाँ पर लिखा है कि ओनर को प्राइस पे करना पड़ेगा इसको यूज करने के बदले में। टाइजन को समझ में नहीं आ रहा होता कि भाई इसके बदले में भला कितना बड़ा प्राइस पे करना पड़ सकता है। एंड भाई लिटरली अब तो मैं एक क्लियर व्यू दिख गया होगा भाई। मेरा माइंड इस टाइम पर मुझे कुछ और ही जगह पर लेकर जा रहा है। भाई मुझे बताना जरा कमेंट में, क्या तुम्हारा माइंड भी उसी जगह पर जा रहा है जहाँ पर मेरा जा रहा है? बिकॉज मेरा ना बहुत गलत जगह जा रहा है भाई ये देखकर। और क्या सोचूं भाई मैं इसे देखकर? मैं तुम्हें बस एक हिंट दे देता हूँ, टॉय फॉर मैन, बाकी का तुम मुझे कमेंट में बता देना भाई। एनीवेज अभी टाइजन की देखने के बाद एडी से पूछता है क्या ऐसा कोई आइटम किसी और डायमेंशन में एग्जिस्ट करता है क्या? तभी एडी उसको आइडिया देती है कि क्यों ना हम इसका पता पर्सले मार्केट में पोस्ट करके लगाएं। बिकॉज कई सारे कलेक्टर ऐसे एशियन टॉम के पीछे लगे रहते हैं, तो हो सकता है हमें वहीं से कुछ मिल जाए। इसके बाद टाइजन पहली फुर्सत में खुद को पर्सनल मार्केट में लॉग इन करता है, जल्दी से टॉम को पोस्ट कर देता है। और हाँ अब कई लोग आएंगे मेरी इंग्लिश को सही करने के लिए, भाई वो टॉम नहीं है वो टॉमी है, या उसको टॉम में बोलेंगे। देखो टॉमी हो, टॉम में हो या टम हो, मैं तो उसको टॉम ही बोलूंगा बिकॉज टॉम इज द वन ऑफ द माय फेवरेट कैरेक्टर, दैट्स व्हाई मैं तो इसको टॉम ही बोलूंगा। एनीवेज टाइजन पोस्ट में ये भी लिख देता कि जो भी इसके बारे में मुझे डिटेल में बताएगा उसको बदले में पैसा भी मिलेगा। एंड गेस व्हाट, पोस्ट करते ही एक बंदा आ भी जाता जिसका नाम है नो इट ऑल। लिटरली इसके अलावा कुछ और नाम नहीं मिला था क्या? एनीवेज वो अंदर टाइजन को ये आइटम बेचने के लिए पूछता है, बट टाइजन उसको मना कर देता है कि नहीं भाई मुझे बस इसकी इन्फॉर्मेशन जानना है। जिसके बाद उसको काफी बुरा लगता है कि मैं तो सोच रहा था भाई मैं इसको अपने कलेक्शन में ऐड करूं। लो तभी टाइजन आस्क क्या तू बता सकता है इस आइटम के बारे में, पता है तुझे कुछ इसके बारे में? एंड ये उस बंदे को पता है, वो टाइजन को बताता है कि ये असल में सोल बॉन्ड टॉम है। सोल बॉन्ड का मतलब होता है आत्मा के साथ जुड़ जाना। टाइजन आस्क क्या मतलब सोल बॉन्ड से? देन वो उसको बताता है कि ये असल में एक फॉरबिडन बुक है जो स्किल के एक्सचेंज में एज अ प्राइज यूजर की लाइफ ही ले लेती है। जैसे ही तो इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में आएगा तेरी मार ली जाएगी। लोग जो सुनते टाइजन और एडी दोनों को समझ में आया था कि भाई ये कितनी खतरनाक बुक है। देन टाइजन आस्क कि भाई मुझे जरा डिटेल से बता कि क्या कहना क्या चाह रहा है तू ढंग से। देन वो बंदा उसको बताता है कि देख भाई जिस भी सोर्सरर की कॉन्सियसनेस उस बुक के अंदर होगी, यानी कि सोल आत्मा वगैरह, एंड जैसे ही तो कॉन्ट्रैक्ट करता है उसके साथ तो वो सोल तेरे अंदर घुस जाएगी। देन जो भी मैजिक वो सोर्सरर के पास होगा बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के वो तू यूज कर पाएगा, बट उसके एक्सचेंज में तुझे थोड़ा बहुत अमाउंट कर करके तुझे अपनी लाइफ फोर्स और माना
उसको देना पड़ेगा, वो भी अपनी रेस्ट ऑफ लाइफ, मतलब पूरी जिंदगी। देन टाइजन को समझ में आ जाता है कि आखिर चक्कर क्या है। ये जिसकी बुक है असल में उसने अपनी कॉन्शियसनेस उस बुक के अंदर रख देंगे ताकि जो कोई भी उसके कॉन्ट्रैक्ट में आए वो उसके साथ हमेशा के लिए जुड़ जाएगा। एंड वो बंदा जिसकी कॉन्शियसनेस है वो उसकी बॉडी को ले लेगा। तभी वो बंदा टाइजन को बताता है कि एक और चीज उसने इसके अंदर नोटिस करी है और वो ये है कि ये बुक बहुत ही क्रीपी यानी घटिया है। टाइजन हंस के क्या मतलब। देन वो बंदा उसको बताता है कि असल में ये बुक बहुत ज्यादा पुरानी है, तो मुझे नहीं लगता कि ये स्टेटस विंडो के 2.0 वर्जन या उसके ऊपर के वर्जन के एंटीवायरस के अगेंस्ट जा पाएगी। जो सुनते ही टाइजन के फेस पे एक स्माइल आ जाती है, बिकॉज गेस व्हाट, उसके पास जो वर्जन है वो 2.0 ही है। और हाँ, मुझे कोई मत बोल लगी 2.0 होता है, एक्चुअली ये 2.0 ही कहलाता है। एनीवेज, क्योंकि उस बंदे ने टाइजन को पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है एंड क्योंकि टाइजन ने कहा था कि इन्फॉर्मेशन देने वाले को पे करा जाएगा, इसलिए टाइजन ने ग्रेट स्माइल देते हुए बोलता है हियर्स योर पेमेंट। और मुझे नहीं लगता इसमें उसको घंटा पे करा होगा, उस बंदे का भी पक्का स्कैम ही करा है इसने। बिकॉज इस बंदे की स्माइल देखकर इसको बंदे को देखकर लग रहा है कि ये पे करेगा किसी को, ये सारा उससे और निकलवा लेगा पैसे। और तो ये रीजन था कि टाइजन ने उसको अपनी बॉडी के अंदर आने दिया। बिकॉज 2.0 वर्जन की वजह से वो घंटा उसका कुछ बिगाड़ने नहीं वाला। वहीं अभी हम वापस आते जहाँ पर टाइजन भैया कथे कर रहा होता, पता नहीं क्या करना चाह रहा है। बट जैसा कि उस बंदे ने बताया था एंटीवायरस वाकई में काम कर रहा होता है, जिस वजह से फिर टाइजन भी उसको चिढ़ाना शुरू कर देता कि बेटा तुझे क्या लग रहा था तू मेरे न्यूएस्ट स्टेटस विंडो का कुछ बिगाड़ लेगा अजी घंटा। जिसके बाद एंटिटी को ऑफ कोर्स और गुस्सा आता है, वो अटैक करने का ट्राई करता है, फायर वॉल बीच में आ जाती है, नहीं वही एंटीवायरस सिस्टम। इसलिए उसको भी समझ में नहीं आ रहा होता कि भाई ये कैसे पॉसिबल है, ऐसा कोई स्टेटस विंडो एग्जिस्ट भी करता है इस दुनिया में। देन वो समझ जाता है कि ये बात टाइजन को स्टार्टिंग से ही पता थी एंड उसके साथ गंदा वाला स्कीम कर दिया है टाइजन ने इस टाइम पर। इसलिए वो टाइजन तो पूछता है कि भाई तू है कौन, बट टाइजन उसको बताने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है, वो तो बस मजे ले रहा है उसके। और तो जो एंटीवायरस होता है वो भी थोड़ी देर में अपना काम पूरी तरीके से कर देता है, वो उसको वेपराइज कर देता है, जिसका मतलब अब जो वो बुक है वो कर्ज फ्री हो चुकी है, उसके लिए टाइजन को अब कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। एंड होल्ड अप भाई, मुझे नहीं पता तुम में से जेचवेल कितने लोगों ने देखा है, बट आई एम श्योर ये बिल्कुल उसी का रेफरेंस है। बिकॉज तुम खुद ही देख लो, अजीब से स्पेल्स प्लस येलो कलर की ग्लो करती हुई लाइट, हो ना, ये रेफरेंस तो वहीं से उठाया गया, बिकॉज उसी में था ऐसा सब कुछ। और साथ ही रेड कलर की बुक भी यही है। एनीवेज, टाइजन को जो क्विज कंप्लीट करने को दिया गया था फाइनली वो कंप्लीट हो गया होता है, और जो फीचर उसको मिलना था होराइजन कम्युनिकेशन वर्जन 1.1 वो भी अनलॉक हो जाता है। बट इसके अंदर क्या है वो तुम नेक्स्ट पार्ट में जानोगे। एंड जो नेक्स्ट पार्ट है वो कसम से बहुत तगड़ा होने वाला है, उसके पहला चैप्टर देखते ही तुम खुद की हंसी नहीं रोक पाओगे। एनीवेज, क्योंकि वो एंटिटी अब जा चुका है, इस चक्कर में मास्टर गो को भी होश आ जाता है। एंड होश आते ही वो सबसे पहले टाइजन को चेक करते कि तू ठीक तो है ना, तुझे कुछ हुआ तो नहीं। टाइजन ने बताता ना मास्टर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सब बढ़िया, आप बताइए आप बेहोश हो गए थे, आप ठीक तो। जो सुनकर मास्टर गो को समझ में नहीं आ रहा होता, बिकॉज उन्होंने देखा था टाइजन ने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया वो डिमोनिक बुक के साथ, बट टाइजन जो है उनको बिल्कुल नॉर्मल नजर आ रहा होता है। इस चक्कर में उससे पूछते भाई क्या मतलब तूने एफजेल को हरा दिया, तो ये उस एंटिटी का नाम है एफजेल। एनीवेज, मास्टर को आस्क कि भाई ये तूने कैसे किया। टाइजन उन्होंने बताया अरे कुछ ज्यादा खास नहीं, बस मैंने उसका ऑर्डर मानने से मना कर दिया एंड बिल्कुल एंड मोमेंट पर मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट भी डिस्ट्रॉय कर दिया, जिस वजह से वो बंदा मेरी बॉडी को छोड़कर निकल लिया। असली रीजन क्या है वो तो सिर्फ हमें मालूम है। आगे टाइजन उनसे बोलता है कि वैसे तो ब्लड मैजिक बहुत मजेदार चीज है, बट उसके लिए मैं अपनी सोल डेविल को नहीं बेचने वाला। और जो बात मैंने समझी है वो ये है कि असली ताकत असल में तुम्हारे अंदर से आती है, ना कि किसी शॉर्टकट से। जो सुनकर मास्टर गो भी काफी इंप्रेस होते हैं। टाइजन उनको बोलता है कि वैसे मुझे ये तो नहीं मालूम कि उस डीमन का क्या हुआ है, बट जहाँ तक मेरा मानना है वो अंडरवर्ल्ड के अंदर बिना किसी बॉडी के भटक रहा होगा यहाँ से। जो चीज को कंफर्म करने के लिए मास्टर गो खुद को देखते हैं, उन्हें अपने अंदर कोई भी एंटिटी फील नहीं हो रहा होता है, नहीं एजेल की उनको आवाज आ रही होती है, जिस वजह से उनको समझ में आ जाता है कि हाँ टाइजन ने वाकई में उसको हरा दिया है। टाइजन ने आज वो काम कर दिखाया जिसको पिछले 30 सालों से नहीं कर पाए। उसने इनको एजेल से फाइनली छुटकारा दिलवा दिया है, जिसके बाद वो अपने घुटनों पर आ जाते हैं। आई मीन घुटनों पर तो थे ही, मतलब और घुटनों पर आ जाते हैं। एंड वो टाइजन को बता देंगे सालों पहले जो कैटास्ट्रोफे हुआ था, तो उनके हाथों कुछ ऐसा लग गया था जो कि कभी नहीं लगना चाहिए था, और क्योंकि उनको कैसे भी करके बस दुनिया को बचाना था, जिस वजह से वो कोई भी प्राइस पे करने को रेडी थे। और बस यही रीजन था कि उन्होंने डिमोनिक टॉम के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट बना लिया एंड सालों से उसको अपनी लाइफ फोर्स खिलाते आ रहे हैं। इसलिए मास्टर गो बोल रहे होते कि जिस पावर को मैंने शॉर्टकट से लिया था, आज तो ये देखकर समझ में आ गया कि वो कभी मेरी थी ही नहीं, बिकॉज वो मेहनत से नहीं आई थी, वो बस एक शॉर्टकट था। एंड ये बोलते हुए वो रोने लगते हैं। इस चक्कर में टाइजन उनको चुप कराता है कि मास्टर चुप हो जाइए, मुझे भी नहीं पता था कि आप सालों से खुद के कंधों पर इतना बड़ा बोझ लेकर चलते आ रहे हो, भले ही आपके पास ब्लड मैजिक हो या ना हो, बट उसके अलावा भी आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। सो प्लीज जो बोझ आपने अपने कंधों पर रख रखा है उसे आप हटा दीजिए। जैसे उनका मास्टर गो को भी काफी अच्छा लगता है कि वो टाइजन जैसे बंदे से मिले। एंड तभी शेरिन भी उड़ जाती है, वो जैसी देखती कि मास्टर गो और टाइजन उसी के कमरे में, वो चीखें मारना शुरू कर देती कि वाह एक सेकंड आप दोनों मेरे कमरे में क्या कर रहे हो इस टाइम पर। टाइजन उसको शांत कराने का ट्राई कर रहा था कि अरे ऐसा कुछ नहीं जैसा तू सोच रही है, बट तभी अर्थ कोई खा जाता है और पूरी जगह हिलना शुरू हो जाती है। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ये हो क्या रही है। वेल क्या हो रहा है मैं तुम्हें बताता हूँ। मैंने तुमसे स्टार्टिंग में
बोला था ना कि ये बंदा बहुत भांग भोसड़ा करने वाला है, वही होगा। एज़ेल जो है वो मरने के बाद अब रीइंकार्नेट होना शुरू हो जाता है। इन्हें एज़ेल की आवाज आती है, जिस वजह से ये लोग खिड़की के बाहर जाग कर देखते हैं। एज़ेल रीइंकार्नेट होना शुरू हो गया और तो इनको बोल रहा होता है कि अगर मैं तुम लोगों की बॉडी को पोजेस नहीं कर सकता हूँ ना, कोई ना, मैं रिबॉर्न हो जाऊंगा ब्लड एंड फ्लैश के थ्रू। व्हाट द हेल, मतलब अब ये बंदा खून के साथ साथ टट्टी भी लेगा। एनीवेज एज़ेल इस टाइम पर जिस चीज में रीइंकार्नेट हुआ है वो है एक ट्री जिसका नाम है 1000 ब्लड ट्री, और ये एस टीयर का। जैसे देखकर इस टाइम पर तीनों के ही पसीने छूट गए होते कि भाई अब ये क्या बला आ गई। तभी टाइजन अपने क्यूआर स्कैनर और मोन का यूज करके इसकी डिटेल निकालता है। 1000 ब्लड ट्री ये एस टीयर का, एंड ये एक मिथिकल एंटिटी है जिसे समन किया गया है बाय ब्लड मैजिक। और तो नीचे ये भी लिखा है कि ये सबसे मोस्ट पावरफुल क्रिएशन है ब्लड मैजिक की। एंड वैसे तो इसको समन करने के लिए 100 ह्यूमंस का सेक्रीफाइस लगता है, यानी 100 लोगों की कुर्बानी देना पड़ती है, तब जाकर ये ट्री समन होता है। बट एक्सट्रीम केसेस में मेज खुद को भी सेक्रीफाइस करके इसको समन कर सकता है। एंड इस आइलैंड पर 100 ह्यूमंस तो है नहीं, तो ये किससे समन हुआ है? ऑफ कोर्स मेज ने खुद को सेक्रीफाइस करा है, जो कि टाइजन समझ जाता है। देखो मैं तुम्हें जरा डिटेल में बताता हूँ। एज़ेल जो है कोई एंटिटी नहीं है, वो भी एक टाइम पर सोर्सरर ही हुआ करता था जिसने डिमोनिक टॉम जैसी बुक के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा, एंड उसके अंदर उसने अपनी कॉन्शियसनेस यानी सोल डाल दी, ताकि आगे चलकर अगर कोई और डिमोनिक टॉम के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आता है तो वो अपनी सोल को उसकी बॉडी के अंदर डाल सके। बट अब वो ऐसा नहीं कर पाएगा, बिकॉज बदले की आग में रीइंकार्नेटेड होने के चक्कर में उसने अपनी सोल को ही सेक्रीफाइस कर दिया। यानी कि अब अगर वो मरता है तो उसकी सोल के ऊपर उसका कंट्रोल नहीं होगा, बल्कि डीमन का कंट्रोल होगा, यानी डिमोनिक टॉम जो बुक है या फिर जिसने भी उसको बनाया है उसका कंट्रोल होगा उसकी सोल के ऊपर। और इसीलिए अब वो एज अ ट्री रीइंकार्नेट हो पाया है। एंड रीइंकार्नेटेड होते ही इसने आइलैंड पर जितने भी सिल्वर फैंग यानी वुल्फ थे उन सभी को अपनी ब्लड वेन्स के थ्रू कंट्रोल कर लेता है। जो देखकर मास्टर को समझ जाता है कि अगर जल्दी कुछ नहीं करा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए फिर टाइजन जल्दी शेरिन को ग्योन को जगाने को बोलता है, एंड मास्टर गो और टाइजन दोनों ही निकल जाते हैं एज़ेल से निपटने के लिए। एंड इस टाइम पर मास्टर को अपनी ट्रू पावर का यूज कर रहे हैं, यानी बोन पावर, जो कि उनके नाम से जानी जाती है, बोन किंग। जिन्हें नहीं पता बोन का मतलब हड्डियां होता है। एनीवे से दोनों ही जाकर खड़े हो जाते हैं सीधा ब्लड ट्री के सामने। एंड भाई लिटरली ये जो पेनल्स मुझे नजर आ रहे हैं ना भाई, बहुत ही ओपिंग है। तुम लोगों को ये ऐसे समझ में नहीं आएगा। मैं चाहूंगा कि एक बार तुम इस चैप्टर को खुद जाकर देख लो। ये चैप्टर एपिसोड 35 है, तो जाकर जरूर देखना इसको एक बार। खैर अभी मास्टर गो एज़ेल से बोल रहा होता है कि भाई तूने ऑलरेडी काउंटलेस सोल्स को निगल लिया है, एंड अब तू इस आइलैंड पर जितनी भी जिंदा चीजें उनको भी लेना चाहता है। तू अपना ये मतलबी पना कभी नहीं छोड़ेगा, है ना? इसलिए अब तुझे सबक सिखाना ही होगा। तभी पीछे शेरिन और ग्योन भी आ जाते हैं, एंड जैसे ही ग्योन इस ट्री को देखता है वो पूछता है कि भाई क्या मतलब, कोई गेट में खुल गया क्या आसपास? टाइजन उसे बोलता है देख भाई डिटेल में एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, बस इतना समझ ले कि ऊपर वो जो तू चीज देख रहा है ना इज द रेमेनेंट ऑफ अ ब्लड मेज, यानी ब्लड मेज का अंश है। एंड यही सारी चीज मास्टर बोन को सालों से परेशान करती आ रही है। इसने तो मेरे ऊपर भी कंट्रोल करने की कोशिश करी थी, बट नहीं कर पाया। मुझे लगा कि ये चला गया होगा, लेकिन साला पता नहीं कहाँ से ये वापस आ गया। जो सुनकर शेरिन को भी यकीन नहीं आ रहा होता कि भाई क्या कहना चाह रहे हो तुम, क्या मतलब ये मास्टर बोन को परेशान करा करता था। देन मास्टर बोन उसको क्लियर करते कि पास्ट में मैं जो भी ब्लड मैजिक यूज करा करता था ये सब इसी की वजह से होता था, ये सब इसी की देन थी। बट मुझे नहीं मालूम था कि डेविल के साथ सोल का सौदा करना इतना भारी पड़ने वाला है। सो प्लीज मुझे माफ कर देना, बिकॉज मैं तुम लोगों का हीरो कहलाने के लायक बिल्कुल भी नहीं हूँ। जो सुनकर ऑफ कोर्स गियोन और शेरिन को दोनों को ही बुरा लगता है, बट फिर भी शेरिन बोलती है कि भाई फर्क नहीं पड़ता आपके पास ब्लड मैजिक है या नहीं, आप हमारे वो हीरो जिन्होंने हमारी कंट्री को बचाया था। ये बोलते गियोन और शेरिन दोनों की दोनों रेडी हो जाते सिल्वर फैंग से लड़ने के लिए, बट टाइजन उन्होंने रोकते हुए बोलता है कि ये कोई आम सिल्वर फैंग नहीं है, इन सभी को एनहेंस कर दिया गया है, एंड अब इनके पास मैजिक अब्सॉर्ब करने की पावर और रीजनरेशन करने की भी पावर है, इसलिए ऑर्डिनरी अटैक इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाने वाले। एंड ये सब कुछ ही हो पा रहा है ये ब्लड वाइन्स की वजह से। अगर हमने इसका कुछ नहीं करा तो हम ये फाइट कभी नहीं जीत पाने वाले। जो सुनकर मास्टर गो आस्क तो बता क्या प्लान है तेरा। जिसके बाद टाइजन पहले तो थोड़ा सा सोचता है कि जो सारे बफ ये सिल्वर फैंग्स के पास है वही ट्री के पास भी है, तो मैजिक और फिजिकल अटैक कुछ घंटा नहीं बिगाड़ पाने वाले, और तो ये रीजनरेट भी हो जाएगा जल्दी से। यानी कि एक तरीके से इसकी कोई भी वीकनेस है ही नहीं। बट इस वर्ल्ड में कोई भी चीज ऐसी एग्जिस्ट करती ही नहीं है जिसकी कोई वीकनेस ना हो। इसलिए फिर टाइजन रेडी हो जाता है ब्लड ट्री से फाइट करने के लिए, एंड वो बाकियों तो बोलता है कि अभी हमें सबसे पहले सिल्वर फैंग से निपटना होगा, हालांकि इससे दिक्कत होगी बट मेरा भरोसा करिए। और फिर क्या फाइनली मास्टर गो को मौका मिल जाता है अपनी बोन पावर का यूज करने का, जो कि उनकी ट्रू पावर है। देन वो समन करते कई सारे अनडेड्स को, और हाँ ये जितने भी अनडेड्स दिख रहे हैं ना एक टाइम पर ये भी जिंदा थे, यानी कि इस आइलैंड के अंदर इतने सारे इंसान और जानवर मरे पड़े हुए, तो साथ ही इनके पीछे वो सायरन किंग भी है, मतलब मजा आने वाला है। खैर तो अब फाइट शुरू होती है। क्यों पहली फुर्सत में बढ़ जाता है इन सिल्वर फैंग से। वहीं शेरिन वो सबसे अच्छा काम करती है, वो अपने मैजिक ब्लेसिंग ऑफ द आइस स्पिरिट किंग का यूज करती है, एंड जितने भी अनडेड समन हुए वो उन सभी को वेपन पकड़ा देती है आइस वाले, जो कि बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होते हैं वो सिल्वर फैंग के ऊपर। लाइक जो अनडेड है वो तो घुसा ही देते अपने हथियारों को उनके ऊपर, और वो जो सायरन किंग था वो तो उछाल रहा होता भाई इन लोगों को। बट ब्लड ट्री से जो इन लोगों को रीजनरेशन का बफ मिल रहा है उससे ये लोग बहुत जल्दी हील हो जा रहे होते हैं। लाइक टाइमर लिखा हुआ 13 सेकंड में ये लोग कंप्लीटली हील हो जाएंगे, जो देखकर मास्टर को समझ जाते कि भाई ये बैटल एंडलेस चलने वाली है। वहीं शेरिन वो भी उनको सॉरी बोलती है मुझे माफ कर दीजिए मैं इतना ही कर सकती हूँ। जो उनका मास्टर को उससे बोलता है अरे सॉरी काय को बोल
बोल रही है। वैसे भी हम इनका कुछ बिगाड़ने नहीं वाले, एटलीस्ट तूने सपोर्ट तो करा हमें। तभी ये लोग देखते टाइजन को जो कि सिल्वर फैंक्स को बस घुसंडों से उड़ाया जा रहा है एंड इससे उनको कुछ ज्यादा घंटा फर्क पड़ नहीं रहा है। जो देखकर मास्टर को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर टाइजन तो करना क्या चाहता है, तेरा प्लान क्या है। बट तेरा जो भी प्लान है उसको तुझे जल्दी करना पड़ेगा वरना ये पेड़ सब कुछ खत्म कर देगा। देखो वैसे तो टाइजन का प्लान ये है कि सिल्वर फैंक्स के अंदर जो वो ब्लड वाइन्स गई हैं उनको जैसे तैसे करके तोड़ना है या निकालना है। बट वो जो वेन्स है वो इतनी थिक होती है कि कुछ हो ही नहीं रहा होता उनको, ना ही वो निकल रही होती है ना ही वो टूट रही होती है। जो देखकर टाइजन भी परेशान हो जाता है एंड ही डिसाइड कि अब फाइनल प्लान को एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया है। इसीलिए फिर वो एज़ेल के पास जाकर बोलता है कि एज़ेल मैंने अपना मन बदल लिया है, तो बता प्लीज क्या तू मुझे अपना ब्लड मैजिक सिखाएगा, एक बार बस एक बार सिखा दे मुझे। जो देखकर ये लोग भी शॉक्ड हो जाते कि भाई ये बंदा करना क्या चाह रहा है, और तो एज़ेल को भी समझ में नहीं आ रहा होता कि भाई ये करना क्या चाह रहा है। तभी टाइजन को एक्साइटेड होकर बोल रहा होता है भाई वो क्या है ना, तेरा जो ब्लड मैजिक है वो बहुत ही ऑसम है, उसके पास मैजिक एब्जॉर्प्शन, स्टेमिना, रीजन, इतना सब कुछ भाई इनक्रेडिबल, इसके अलावा दुनिया में कोई बेहतर हो ही नहीं सकता। इसीलिए मैं रेडी हो गया हूँ तुझे अपनी सोल देने के लिए, मेरी सोल ले ले और सिखा मुझे अपना ब्लड मैजिक। जो सुनते ही एज़ेल अपनी पूरी ब्लड वाइन्स को उसके अंदर ही घुसा देता है कि ये ले। बेटा तुझे क्या लग रहा था मैं तेरी स्ट्रिक के अंदर दोबारा से फंस जाऊंगा? आज एक घंटा मेरा, मुझे ना अब तेरी बॉडी की कोई जरूरत नहीं है। जो मुझे चाहिए रिइंकार्नेटेड होने के लिए वो है ब्लड और फ्लैश यानी टट्टी। ये बोलते ही वो टाइजन के अंदर का जो ब्लड होता है वो सक करना शुरू कर देता है एंड उसे सक करते ही ये अपनी फिजिकल फॉर्म में आने लगता है। एंड तुम खुद देखो यार ये सुकूना की तरह ही दिख रही है बिल्कुल। एनीवे तब ये दिल काफी खुश हो रहा होता है कि फाइनली मैं वापस से रिइंकार्नेट हो रहा हूँ, बहुत जल्दी मैं इन सब पे कंट्रोल कर लूंगा, ब्ला ब्ला ब्ला। बट तभी उसके पीछे से एक असली डीमन आ जाता है एंड जैसे दिल उसको देखता है उसकी पड़ जाती है, तू कहाँ से आ गया? टाइजन उसे बताता है वो क्या है ना तू ब्लड मैजिक यूज करता है, तो वो देखकर मुझे एक आइडिया आ जाता कि मैं भी तो पोजीशन टेक्निक का यूज कर सकता हूँ। जो सुनकर एज़ेल को समझ में नहीं आ रहा होता कि भाई तू बोलना क्या चाह रहा है। एक सेकंड, नहीं ये नहीं हो सकता, तू कहीं वो करने का तो नहीं सोच रहा? वेल टाइजन यहाँ पर क्या करने का सोच रहा है मैं तुम्हें बताता हूँ। टाइजन असल में इस ब्लड ट्री को अपने कंट्रोल में लेने के लिए आया, वो उसके पास है ना पोजीशन वाली स्किल, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा जो पोजीशन वाली स्किल थी वो तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोगों पर काम नहीं करेगी, तो इस पर कैसे कर जाएगी? ओ मुझे अब समझ में आया, स्ट्रॉन्ग तो एज़ेल है, ट्री थोड़ी ना है। ट्री तो बस उसको रिइंकार्नेट करने के लिए आया यहाँ पर, तो अपना लोंडा ट्री को कंट्रोल में करेगा। एनीवेज ये बात एज़ेल समझ जाता है, अपना लोंडा उससे बोलता है तो तू समझ गया, तो चल तुझे तेरी मेडिसिन का टेस्ट चखाता हूँ। एंड ये बोलते अगले ही मोमेंट जो ट्री होता है वो कुछ अजीब ही हरकतें करना शुरू कर देता है। क्यों? बिकॉज ये हरामखोर भी कुछ वैसी हरकतें कर रहा है कि अब ये ट्री मेरा हो गया। एंड एक सेकंड मैंने अभी लास्ट में देखा कि इधर लिखा यूजेबल डिमोनिक ब्लड, और ये जो भरा हुआ है ये असल में टाइजन के ब्लड से भरा हुआ है, यानी कि इसे टाइजन अपने ब्लड से कंट्रोल में कर रहा है। तो ये रीजन था कि टाइजन के पास जो पोजीशन स्किल है वो वर्क कर रही है, बिकॉज ट्री के अंदर जो खून है वो उसी का है। और तो अभी हम ट्री के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर टाइजन दर्द से चिल्ला रहा होता है, जो चीज शेरिन से बर्दाश्त नहीं हो रही होती है। वो टाइजन को बचाने के लिए जाने का ट्राई करती है, बट मास्टर को उसको रोक लेते हैं कि अगर टाइजन उसका कुछ नहीं कर पाया तो हम भी उसका कुछ नहीं कर पाएंगे, और ऐसा करके तू बस अपनी जान खतरे में डाल रही हो और कुछ नहीं। जो सुनकर शेरिन रोना शुरू कर देती है। ओ ना भाई, ये उसको पसंद करने लगी भाई, डेफिनेटली पसंद करने लगी है, बिकॉज आगे ये बोलती है कि भाई इससे अच्छा तो मैं मरना पसंद करूंगी उसके साथ लड़ते हुए। मतलब देख रहा हो अपने लोंडे के पीछे 3-3 लड़कियां फिर रही हैं इस टाइम पर, और यहाँ साला एक नसीब नहीं हो रही है। क्या कहा रिलेटिव? एनीवे शेरिन की बातें सुनकर मास्टर गो को भी काफी बुरा लगता है, वो इन सब चीजों के लिए खुद को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि उन दिनों अगर मैंने वो सब ना करा होता तो टाइजन को आज ये सब ना झेलना पड़ता। भाई हम टाइजन पर आए तो भाई वो तो फुल मजे में, इस टाइम पर पूरे ट्री के ऊपर उसी का कंट्रोल चल रहा है, और उसके जो बात करने का स्टाइल है इस टाइम पर भाई मुझे बहुत पसंद आया कि और हामी आ गया चल रहा है, मैं हूँ द ग्रेट लेजेंडरी सॉर्सरर एज़ेल, नाइस टू मीट यू। जो सुनकर इनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता भाई इसको क्या होगा, ये कैसी बातें करने लगा। और इस टाइम पर सिर्फ यही लोग शॉक्ड नहीं है बल्कि जो स्केलेटन आर्मी है वो भी शॉक्ड है, बिकॉज मैंने एक बंदे को सर को जाते हुए पकड़ लिया है। अभी टाइजन आई मीन एज़ेल उसको काफी रिग्रेट फील हो रहा होता है कि वो क्या है ना मियां अपन ने इसके बारे में काफी कुछ सोचा और मेरे को समझ में आया कि अपन गलत है, तो अपन को क्या मियां तुम सबसे माफी मांगने का है। जो सुनकर मास्टर को भी शॉक्ड, बिकॉज उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि एज़ेल उनसे माफी मांगेगा। बैंकिंग उसको लग रहा होता कि भाई एज़ेल जरूर हमें बेवकूफ बनाने का ट्राई कर रहा है ताकि हम उसकी बातों में आकर अपना गार्ड डाउन कर दें। जो सुनकर फिर एज़ेल खून के हाथ रोना शुरू कर देता है कि अरे हाँ मियां तुम अपने बारे में ऐसा सोचते है क्या, बट अपन को सच में माफी मांगने का, देखो ना अपन रो भी रही है, और वैसे भी अपन लोगों को और परेशान करने का ना मांगता, तो बस अपन चला यहाँ से तुम लोग फुल टो एंजॉय करने का। ये बोलते ही वो जितने भी सिल्वर फैंक्स थे उन सभी के अंदर से अपनी ब्लड वाइन्स निकाल लेता है, और तो टाइजन को भी छोड़ देता है। ये सब देखकर मास्टर गो को भी यकीन नहीं आ रहा होता कि भाई ये क्या विटनेस कर रहा हूँ मैं आज, एज़ेल माफी मांग रहा है। देन उनको लगने लगता है कि जरूर कहीं ना कहीं एज़ेल इनको बेवकूफ बनाने का ट्राई कर रहा है, बट तभी शेरिन उन्हें बताती कि जितने भी सिल्वर फैंक्स थे वो सब की सब वापस आ रहे हैं, और सिर्फ वही नहीं जो कुछ भी बखेड़ा खड़ा हुआ था वो सब भी नॉर्मल हो जाता है। मास्टर को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर एज़ेल ऐसा कर क्यों रही है, जबकि वो तो बहुत ही क्लोज था इनकारनेट होने
के। तभी वो टाइजन की तरफ देखते हैं और वो समझ जाते कि भाई इसके पीछे इसी का हाथ है। वेल ही इज एब्सोल्युटली राइट बिकॉज उसके पीछे वही है। एंड अभी हम उसी पर आते जो कि पूरे ट्री को अपने कंट्रोल में कर बैठा होता है। भाई एजल वो गिड़गिड़ा रहा है, भाई नहीं ऐसा मत कर भाई, रुक जा। बट क्या तुम्हें लगता है ये साला लोएड फ्रंटेरा का छोटा भाई ये रुकने वाला उसकी बातों में? उसे तो इस टाइम पर इतना मजा आ रहा होता है कि वो एक लेजेंडरी डायलॉग मार देता है, आई कुड डू दिस ऑल डे, यानी कि ये सब तो मैं पूरा दिन कर सकता हूँ। एजल वो पीछे से गिड़गिड़ा रहा होता है कि ना रुक जा साले, आराम कर, निकल मेरी बॉडी से। टाइजन भी लग ना अब ना होने वाला है ऐसा, तूने मेरे अंदर से जितना भी खून निकाला है ना वो सब की सब चूस के वापस निकालूंगा तेरे अंदर से। आवाज में आई ना मैं क्या बोलना चाह रहा है। और फिर क्या चाहिए था टाइजन ने बोला, वो उसका पूरा खून चूसना शुरू कर देता है, जिससे एजल और जो 1000 ब्लड ट्री है दोनों ही कमजोर पड़ जाते हैं। एजल जो है वो वेपराइज होना शुरू हो जाता है। भी लेकिन ना भाई ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता, मैं सपना देख रहा हूँ, मैं रीइंकार्नेट होने के कितना क्लोज तक, कितना क्लोज। भाई आराम करना, मेरा सब कुछ बिगाड़ दिया। नहीं। देन अगले ही मोमेंट हम देखते हैं कि 1000 ब्लड ट्री के अंदर जितना भी ब्लड था वो सबकी सब बाहर निकल जाता है। एंड ब्लड ना होने की वजह से एजल भी अनसमन हो जाता है। ध्यान से देख लो क्या लिखा हुआ है, अनसमन हो गया है वो। जिसके बाद फिर क्या सब कुछ ठीक हो जाता है। एंड टाइजन वो भी वापस अपनी बॉडी में आ जाता है और अब जाकर उसके दिमाग के पल्ले पड़ती है कि ब्लड मैजिक वाकई में खतरनाक है। एनीवेज अब क्योंकि टाइजन को होश आ गया एंड जैसे ही शेरिन ये चीज देखती है वो पहली फुर्सत में आकर उससे लिपट कर रोना शुरू कर देती है। टाइजन मिले करे पगली में जिंदा हूँ, मरा थोड़ी ना हूँ जो तू रो रही है, और वैसे भी मैं बस बेहोश हो गया था, तो क्या तुम मुझे छोड़ सकती है अभी के लिए? शेरिन जल्दी दूर होती है, हाँ सॉरी। देन शी आस्क्ड कि आखिर हुआ क्या यहाँ पर? लाइक ट्री गिर गया, सारे सिल्वर फिंग वापस अपने अपनी जगह पर चले गए। हालांकि ये तो हमारे लिए अच्छा है बट फिर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिर ये सब अचानक से कैसे हो गया। तभी किंग बीच में आकर बोलता है तो ये अब भी समझ में नहीं आया ये सब क्यों हुआ? द रीजन इज सिंपल, वो भाग गए बिकॉज ऑफ मी। सालों को समझ में आ गया था कि वो किससे पंगा ले रहे हैं। सुनते इन दोनों की शक्ल फिर से बन जाती है, साले इसका बचपना नहीं जाने वाला। तभी वहाँ पर मास्टर गोआ टाइजन से बोलते हैं कि भाई टाइजन तूने आज जो मुझे विटनेस करवाया वो दुनिया का कोई भी हंटर नहीं करवा सकता था। मुझे नहीं पता कि तू कितना स्ट्रॉन्ग है बट तूने आज जो मुझे दिखाया है ना वो किसी भी हंटर के लिए पॉसिबल है ही नहीं, अनलेस जब तक तुम्हारी कोई अनजान चीज हेल्प ना कर रही हो। टाइजन लगा अच्छा ऐसा है क्या, मुझे नहीं पता था कि मैंने कुछ इतना खास कर दिया। तभी मास्टर गो से देख मुझे तो नहीं पता कि क्या चीज है जो तेरी हेल्प कर रही है, और वैसे भी मेरे ऐसे एक बेवकूफ बूढ़ा समझ भी नहीं पाएगा इस चीज को। बस मैं उम्मीद करता हूँ कि वो जो भी ताकत जो भी चीज है वो तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचा दे। जो सुनते ही टाइजन के पसीने छूटने लगते कि भाई एक सेकंड का इनको पता तो नहीं है। भाई मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता, ऐसा लगता है कि जैसे ये मेरे अंदर झांक कर देख रहे हैं। एनीवेज अब क्योंकि सब कुछ ठीक हो गया इस चक्कर में मास्टर को सबको आराम करने के लिए बोलते हैं। भाई तभी उनको आवाज आती है किसी की, मुन्ना अभी नहीं, अभी मैं यहाँ पर हूँ, मेरे होते हुए तो तुम आराम नहीं कर पाने वाले। वेल पीछे कौन है? वही एजल। मैंने बोला था नहीं बहुत भांग घोसड़ा करने वाला ये वही कर रहा है। नहीं भाई मतलब पहले सिस्टम के एंटीवायरस ने इसको वेपराइज करा, साला फिर जिंदा होकर आ गया अपनी सोल को डीमन को बेचकर। देन टाइजन ने फिर इसको खत्म करा और ये फिर उठकर आ गया, पता नहीं कैसे। अब तो टाइजन तक का दिमाग खराब होगा कि भाई प्लीज प्लीज मर जा यार, वापस मत आ। वहीं एजल वो अपनी पकड़ पकड़ करना शुरू कर देता कि सालू तुम्हें क्या लगा था तुम मुझे मार दोगे, और तुझे क्या लगा था साले बोन किंग ये सब खत्म हो जाएगा? नहीं साला तेरा पीछा तो मैं मरने के बाद भी नहीं छोड़ने वाला बेटा, और अगर मैं मरूंगा भी ना तो सालो तुम मोर्टल्स को लेकर मरूंगा। ये बोलते वो एक बहुत ही बड़ा जाइंट ब्लड बॉल क्रिएट करता है, यानी कि भाई ये अपने साथ साथ पूरे आइलैंड को लेकर जाने वाला है। एंड ये बात टाइजन भी समझ जाता, बट इस टाइम पर उसका माना खत्म हो चुका है तो वो कुछ नहीं कर सकता। तभी उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। वेल कौन? एडी। टाइजन को एडी का मैसेज आता है कि अब सब कुछ हम पर छोड़ दे, तू आराम कर। एंड मुझे पता है तुम लोगों में से किसी ने भी नोटिस नहीं करा होगा कि एडी दिखाई नहीं दे रही। वेल एडी कहाँ गई थी? असल में वो कुछ रिसर्च करने गई थी उस टाइम पर जब एजल ने टाइजन के ऊपर अपना कंट्रोल ले लिया था। एडी वहाँ पर अचानक से गायब हो गई थी कहीं को, तो उसने क्या रिसर्च करी मुझे नहीं मालूम। अभी के लिए एडी टाइजन को बताती है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो पर्सनल है वो आने वाले, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के लोग आने वाले। जो उनका टाइजन को भी समझ में नहीं आता कि भाई एडी क्या बोल रही है, बट अगले मोमेंट वो देखता है कि सब कुछ फ्रीज हो गया है। मास्टर गो, सेरिन, केंग सब कुछ जम चुके हैं। टाइजन को पीछे से आवाज आती है किसी की, वो जैसे पीछे मुड़कर देखता है पीछे होते हैं ये दोनों। वेल ये दोनों कौन है वो तुम्हें पता चलेगा, बट अभी मैं एक ही चीज देख रहा हूँ कि एक तो नॉर्मल है, आई मीन उसके पीछे से पूंछ नजर आ रही है मुझे मालूम है, बट ये बंदे ये क्या चीज है भाई? भाई ये तो गुप की तरह लग रहा है। ओह भाई साहब गुप की वाइफू मिल गई मुझे। भाई अब जल्दी तो गुप को कॉल करके बताना होगा कि तेरी वाइफू इस यूनिवर्स के अंदर है, वो फौरन आएगा इसको लेने के लिए। एनीवेज देखो अभी मैं तुम्हें बताता हूँ ये दोनों कौन है। ये दोनों की दोनों असल में स्टेटस विंडो की ऑर्गेनाइजेशन से आए। एंड इस टाइम पर टाइजन यही सोच रहा होता भाई अगर ये लोग ऑर्गेनाइजेशन से आए तो ये लोग एडी की तरह क्यों नहीं दिख रहे, ये तो मॉन्स्टर की तरह दिख रहे हैं किसी। ये लोग ऐसा क्यों दिख रहे हैं वो तो मुझे नहीं मालूम, मे बी ये लोग अलग डायमेंशन से इस वजह से, जरूरी थोड़ी ना हर डायमेंशन के अंदर इंसान ही मिले तुम्हें। अभी ये लोग जहाँ पर जो काम करने के लिए आए जरा उसमें लग जाते हैं। इनको असल में खबर मिली है कि यहाँ पर कोई इलीगल स्टेटस विंडो का यूज कर रहा है, और क्योंकि इनकी इन्फॉर्मेशन किसी और तक ना पहुंचे कि स्टेटस विंडो की कोई ऑर्गेनाइजेशन
भी है, इसलिए जब भी ये लोग किसी डायमेंशन में जाते तो उस डायमेंशन के लोगों को फ्रीज कर देते हैं। बट तभी गोप की वाइफ अपने सीनियर को बताती कि मुझे अब भी यहाँ पर एक एक्टिव यूजर दिख रही है। इसे ना भाई हो ही नहीं सकता, मैंने डायमेंशन कोड अच्छे से डाला है। बट तभी उसकी नजर पड़ती है टाइजो पर और वो समझ जाता है कि हाँ भाई एक एक्टिव यूजर वाकई में है। एंड गोप की वाइफ भी उससे बोलती, देखा मैंने बोला था ना यहाँ पर एक एक्टिव यूजर है, तो पता नहीं इसने कितना कुछ देख लिया हमारे बारे में, कहीं हमें प्रॉब्लम ना हो जाए। तभी उसका जो सीनियर है वो टाइजन से जाकर कंफर्म करता है कि एक सेकंड, क्या तेरा वर्जन 2.0 या उससे बड़ा है? टाइजन से हाँ है। तो इसके बाद वो जरा टाइजन से माफी मांगता है कि मुझे माफ कर देना, हमें जरा रिपोर्ट में कुछ और ही बताया गया था। टाइजन से सर ना कोई दिक्कत नहीं है, बट जरा तुम मुझे बताओगे कि आखिर यहाँ पर चल क्या रही है? देखो वो कुछ बता, उससे पहले मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। इसने बोला 2.0 या उससे बड़ा वर्जन, तो एक सेकंड भाई, मतलब इसके और भी ज्यादा वर्जन है? और तो हाँ अभी मैंने नोटिस करा, वो जिसने टाइजन को बुक की डिटेल बताई थी उसने भी तो 2.0 या उसके बड़े वर्जन की बात बोली थी। मतलब जब 2.0 वर्जन इतना तगड़ा है तो इसके ऊपर के वर्जन कितने तगड़े होंगे? एनीवेज में भी हो सकता है हमें आगे वो देखने को मिले। अभी के लिए वो टाइजन से बोलता है, देख भाई अगर तेरे पास 2.0 का वर्जन है तो आई एम श्योर कि तुझे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मालूम होगा। टाइजन उनसे बोलता है, देखो भाई मुझे बस इतना मालूम है कि कोई तो एंटिटी है जो स्टेटस विंडो को मैनेज करती है। इसे बिल्कुल सही जवाब, और हम उसी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं एंड आए हैं स्पेशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से। अनफॉर्चुनेटली मैं तुझे बाकी की डिटेल्स नहीं बता सकता बिकॉज इट्स कॉन्फिडेंशियल, यानी कि सीक्रेट है भाई। बट अभी के लिए वो टाइजन को बस इतना बताता है कि वो लोग यहाँ पर आए हैं एक इल्लीगल स्टेटस विंडो के यूजर को पकड़ने के लिए। जो देखकर टाइजन पीछे की ओर देखता है और उनसे बोलता है, कहीं तुम उसकी बात तो नहीं कर रहे? इसे बिल्कुल हम उसी की बात कर रहे हैं, वो बंदा हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वांटेड है। और तो वो फिर से टाइजन से भाई बोलता है कि मैं आगे की डिटेल तुझे नहीं बता सकता बिकॉज इट्स कॉन्फिडेंशियल। बस अभी के लिए मैं तुझे बस इतना बता सकता हूँ कि वो बंदा इल्लीगल तरीके से स्टेटस विंडो का यूज कर रहा है अपने पर्सनल यूसेज के लिए। टाइजन उसके दिमाग में इस टाइम पर यही चल रहा होता है कि एडी ने उसे बताया तो था कि ऑर्गेनाइजेशन जैसा कोई है, बट उसे नहीं लगा था कि वो इतनी जल्दी उनसे मिल भी लेगा। और तो उसके थ्रू हमें एक और बात पता चलती है कि हर बार एडी को ओवर टाइम करने के लिए जाना पड़ता था, जिसके लिए उसका दिमाग भी खराब होता था। और तो टाइजन को लगता था कि जरूर कुछ बहाना बनाकर जा रही है, बट अब उसको समझ में आ गया कि एडी जो बोल रही थी वो सच है। एनीवेज अभी ये दोनों बातें कर रहे होते तभी जो गुप की वाइफ हुए वो इन दोनों के बीच में आकर इनको इंटरप्ट करती है, जिससे वो सीनियर चढ़ जाता है कि यार मैंने तो बताया ना बीच में मत बोला कर। बट तभी गुप की वाइफ उसे बताती है कि एक प्रॉब्लम आ गई है कि वो जो इलीगल यूजर है वो सिक्योरेशन से बाहर आ गया है, यानी कि भाई वो जो फ्रीज कर दिया गया था ना उसको, तो वो उसके कंट्रोल से बाहर आ गया है। एंड अभी वो जैसे इनको देखता उसको ये तो नहीं समझ में आता कि ये लोग कौन है, उसे यही लग रहा होता है कि जरूर इन लोगों को समन करा होगा इसे हराने के लिए। इसलिए फिर क्या वो भी रेडी हो जाता है कि भाई चलो ठीक है, जितनों को बुलाना बुलाओ, सबको साथ में लेकर मरूंगा। तभी वो जो सीनियर है वो गुप की वाइफ को ऑर्डर देता है कि जा काम पर लग जा। एंड ये सुनते अभी वो टाइजन के पीछे होती है एंड अगले ही सेकंड वो इज्जल के पीछे पहुंच जाती है कि तुझे अंडर आर्टिकल 5 सेक्शन 13 अरेस्ट किया जाता है। ये कौन से सेक्शन है मुझे नहीं पता, मैं भी आगे हमें पता चले। अभी के लिए तो जैसे इज्जल ये देखता कि भाई ये इतनी जल्दी उसके पास आ गई, वो भी शॉक्ड हो जाता कि भाई ये इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे आ गई। और तो आगे वो कुछ सोच भी पाता उससे पहले गुप की वाइफ उसके ऊपर अपनी गन का एम मिलाती है एंड ट्रिगर दबाती। अगले ही मोमेंट इज्जल और उसका वो जो ब्लड बोलता वो दोनों की दोनों वो गन सक कर लेती है। भाई लिटरली जिस मॉन्स्टर को हराने में लोगों को पसीना छूट रहे थे उसने एक सेकंड में कर दिखाया, जो देखकर टाइजन का भी मुंह खुला रह जाता कि भाई ये कैसे कर दिया इसने तो उसको एक सेकंड के अंदर ओवर पावर्ड कर दिया। एनीवेज जो सीनियर होता है वो एक बार फिर से टाइजन से माफी मांगता है बिकॉज एफजीएल के चक्कर में उनको काफी दिक्कतें आई। और तो वो टाइजन को ये भी बताता है कि जो रिपोर्ट है वो असल में एडमिनिस्ट्रेटर ने बनाई थी एंड टाइजन की वजह से वो लोग उस क्रिमिनल को पकड़ पाए। इसीलिए वो टाइजन को अप्रिशिएट करने के कुछ दिखाने को बोल रहा होता है कि वो उसे कुछ दिखाएगा, जो कि टाइजन को समझ में नहीं आता कि भाई वो क्या बोल रहा है। सीनियर उससे बोलता है भाई तू टेंशन मत ले, बहुत जल्द समझ में आ जाएगा तुझे। जैसा उसने बोला वो तुम्हें भी समझ में आ जाएगा कि आखिर वो क्या बोलना चाह रहा है। एनीवेज वो अभी के लिए टाइजन से ये बोलकर वहां से निकल लेता है कि तू बेहोश होने वाला है। जो सुनते टाइजन उससे पूछने का ट्राई करता है कि भाई एक सेकंड तेरा मतलब क्या है, बट अगले ही सेकंड वो फिर से कुछ करता है जिसके बाद जो टाइम फ्रीज हुआ था वो वापस से एक्टिव हो जाता है एंड सब लोग जो है होश में आ जाते हैं। एंड होश में आते ही वो देखते हैं कि एफजेल तो उनके सामने से गायब हो चुका है एंड वो कुछ समझ पाते कि ये सब कैसे हुआ। उससे पहले उनकी नजर पड़ती है टाइजन पर जो कि जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। एंड ये सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे पर और भाई कसम से ऐसे पैनल्स मुझे बहुत मजेदार लगते हैं, सच बता रहा हूँ। एनीवेज अभी के लिए हम आते हैं टाइजन पे जिसको इस टाइम पर एडी अलार्म क्लॉक बनकर उठा रही होती है। और तो भाई लिटरली दुआ करता हूँ ऐसी अलार्म क्लॉक मुझे और मेरे सभी सब्सक्राइबर्स को मिले। एनीवेज अभी जैसे तैसे करके एडी फाइनली टाइजन को उठा देती है एंड टाइजन बोला कि यार मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं बेहोश कैसे हो गया था, जबकि मेरे पास अच्छा खासा माना तो बचा था कि मैं बेहोश ना हो। तभी एडी उसको एक क्यूट सी स्माइल देते हुए बताती है कि भले ही तुम्हारे पास स्टेटस विंडो का 2.0 वर्जन क्यों ना हो, सेक्यूर्ड डायमेंशन में तुम ऐसे ही नहीं घूम सकते। भाई वो जो टाइम स्टॉप रोक दिया था ना उस डायमेंशन की बात कर रही है एंड उसके अंदर रहने की वजह से ही टाइजन का स्टेमिना ड्रेन हो गया था। और तो भाई लिटरली मैं चाहता हूँ भाई ऐसी स्माइल मुझे और मेरे सब्सक्राइबर्स को रोज देखने को मिले ना। भाई सच में बहुत क्यूट स्माइल लग रही है यार। एनीवेज ये सुनकर टाइजन चिढ़ जाता कि उस हरामखोर को मुझे ये बात पहले बताना चाहिए थी ना। तभी एडी उससे बोलती है एक बार तू जरा स्टेटस विंडो चेक कर ले तो हो सकता है तेरा ख्याल बदल जाए उनके लिए। ये सुनकर टाइजन को घंटा कुछ समझ में नहीं आता कि एडी क्या कहना चाह रही है, बट वो जैसे स्टेटस विंडो चेक करता है वो देखता है कि उसके अकाउंट में 10,000 पर्सनल
हीरोइन आ गए सिर्फ उनकी हेल्प करने की वजह से, और कुछ नहीं। जो देखते ही टाइजन की आंख और मुंह दोनों ही बड़े आते हैं कि ओह माय गॉड इतने सारे पर्स ले कोई। तभी एडी उसे बताती है कि ये तो कुछ भी नहीं है, वो तो एक 3rd डिग्री क्रिमिनल था ना, इसलिए इतने मिल गए। वेल ये 3rd डिग्री क्रिमिनल का क्या लोचा है वो भी तुम्हें समझ में आएगा। अभी के लिए टाइजन समझ जाता है कि वो जो सीनियर था आखिर टाइजन को क्या दिखाना चाहता था। एंड अब टाइजन एडी से बोलता है कि मुझे रियलाइज हो गया है कि अब मैं और हंटर बनकर नहीं रहना चाहता। एडी यार क्या मतलब, मुझे तो लगा था कि तू ग्रेटेस्ट हंटर बनना चाहता था। तभी टाइजन से वो सब तो बीती बातें थी, आज से और अभी से मेरे करियर का गोल है बाउंटी हंटर बनना। रामखोर का ये गोल क्यों बना है, बिकॉज इसको इतने सारे पैसे जो मिल गए 3rd डिग्री क्रिमिनल को पकड़कर। और तो ये तुमने कहा एडी की शक्ल बन जाती है, वो सब बोलती है कि तुझे ना मुझे थैंक्स बोलना चाहिए बिकॉज ये सब कुछ मेरे वजह से हुआ, मैंने रिपोर्ट करी थी उस इलीगल यूजर की। तभी टाइजन आज के एडी एक बात बता कि जैसे वो लोग फिजिकली अपीयर हो गए थे मेरे सामने, वैसे तू नहीं हो सकती क्या? एडी से हाँ हो सकती हूँ अगर मेरा सुपरवाइजर अलाउ कर दे तो। होल्ड अप भाई होल्ड अप, क्या मतलब? इसका मतलब एडी कोई सिस्टम नहीं है, वो एक फिजिकली ह्यूमन है। आई मीन वो जो भी स्पीसीज में आती हो, एल्फ हो या एलियन, बट इसका मतलब ये हुआ कि वो भी जीती जागती एक शख्स है। ओ भाई साहब अब आने वाला है मजा, बिकॉज मुझे बस यही जानना था कि ये कोई एआई है या रियल है। एंड अब क्योंकि क्लियर हो गया तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मे बी ये इस स्टोरी लाइन की हीरोइन निकल जाए। मैं तो पर्सनली चाहूंगा कि ऐसा हो। एनीवेज अभी के लिए एडी उससे पूछती है कि तू ऐसा करना क्यों चाहता है, मैं क्यों आऊं तेरे सामने? एंड टाइजन सेज बिकॉज मुझे तो ये कस के हग करना है और कुछ नहीं, तू मेरा लकी चार्म चुटेरी। जब सुनते ही एडी उसको मना कर देती कि ना भाई जरूरत नहीं है इस चीज की। एनीवेज अभी हम जरा वो 3rd डिग्री वाले कंक्लूजन पर आते हैं, जहाँ पर टाइजन एडी से पूछता है कि तूने कहा कि एजिल 3rd डिग्री का क्रिमिनल था राइट, और अगर ऐसी बात है तो 1st एंड 2nd डिग्री के भी क्रिमिनल होंगे। एडी सेज बिल्कुल। देन वो टाइजन को समझाती कि जो 1st डिग्री के क्रिमिनल है वो असल में गिनती के बराबर है, लाइक बहुत ही कम है, और जो 2nd डिग्री के वो थोड़े ज्यादा उससे, पर वो भी बहुत कम है। और बात रही 3rd डिग्री की तो वो होंगे थोड़े बहुत ज्यादा, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है। और तो अभी हम इन क्रिमिनल्स को देख भी पा रहे हैं, लाइक मैं ये तो नहीं समझ पा रहा कि 1st डिग्री कौन है और 3rd डिग्री कौन है। बैकग्राउंड में हम देख पा रहे हैं एक ड्रैगन टाइप का दिख रहा है, एक वेल टाइप का दिख रही है, एंड एक इजिप्शियन गॉड टाइप का दिख रही है। एंड इस आरामखोर को तो तुम जानती हो। एनीवेज अभी टाइजन एडी से पूछता है कि 1st डिग्री के क्रिमिनल्स बनने के लिए क्या करना पड़ता है, लाइक कैसे बन जाते हैं 1st डिग्री के क्रिमिनल? एडी उसे समझाती है कि ये डिपेंड करता है कि तुमने कितनी और कौन सी पॉलिसीज को तोड़ा है, एंड ये चीज बताने वालों में नहीं थी। एडी जल्दी से बोलती है वो कुछ नहीं, वो क्या है बाकी की बातें कॉन्फिडेंशियल है। बट अपने लोडे को उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, उसको जितना जानना था उसको उतना पता लग गया है। अभी के लिए टाइजन यही सोच रहा होता है कि अगर एफजेल पहले एक हंटर हुआ करता था तो जरूर वो उस टाइम का बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर होगा, लेकिन इसके बाद भी वो 3rd डिग्री में आ रहा है, तो फिर भला 2nd डिग्री और 1st डिग्री के क्रिमिनल कितने स्ट्रॉन्ग होंगे, एंड जो लोग उन्हें पकड़ते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन वाले, वो लोग कितने स्ट्रॉन्ग होंगे। एंड ये बोलते हुए हमें कुछ ऑर्गेनाइजेशन वाले लोग दिखाए जा रहे होते पैनल में, जिनमें से हम 2 से ऑलरेडी मिल चुके हैं, बाकी के 4 कोने में भी हमें आगे चलकर पता चल जाएगा उनके बारे में। अभी के लिए एडी बस उससे इतना बोलती है कि तुझे ज्यादा दिमाग पर तोड़ डालने की जरूरत नहीं है, वी आर जस्ट एन एवरेज कंपनी जो बस स्टेटस विंडो को मैनेज करते और कुछ नहीं। हाँ क्यों नहीं, एवरेज कंपनी ऐसी तो होती है। एनीवेज अगर तुम लोगों को इसका कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो मैं तुम्हें जरा समझा देता हूँ कि ये जो यूनिवर्स है इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल मार्वल की तरह है, लाइक वो जो लोकी सीरीज देखी थी ना तुमने टीवीए वाली, ये समझ लो वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो असल में इस यूनिवर्स का टीवीए है, एंड जो कोई भी रूल्स तोड़ता है वो उसको पकड़ लेते हैं। एनीवेज अभी के लिए सीन शिफ्ट होता है कैप्टन पे, जो कि अपनी शिप लेकर आ गए होते हैं इन लोगों को लेने के लिए, एंड वो यहाँ पर आकर क्या देखते हैं कि पूरी जगह पर तो तोड़फोड़ मची पड़ी है। टीवी करे भाई यहाँ पर हुआ क्या है, क्या कोई तूफान आया था क्या? वेल तूफान तो नहीं बट उससे बड़ी चीज आई थी। एनीवेज अभी के लिए अपनी पलटन भी आ गई होती है, देन कैप्टन सबको शिप में चढ़ाता है, एंड बस निकलने को ही होते कि तभी कैप्टन पीछे मुड़कर देखता है और उसकी आंख और मुंह दोनों पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी शिप से लटके हुए द लेजेंडरी मास्टर गोन, आई मीन मास्टर बोन। एंड याद भाई क्या होगा, मुझे देखकर इतना डर का रही है। कैप्टन से वो क्या है ना, मैं आपको पहली बार अपनी शिप में देख रहा हूँ, आखिर आपका अचानक से मन कैसे होगा मेरी शिप में आने का? क्या कोई मछली पकड़ने का मन है क्या? एंड ये बोलते उसको याद आता है कि आज मछली नहीं पकड़वा सकता वो किसी को, बिकॉज आज उसकी क्यूटेस्ट वाइफ का बर्थडे है, एंड अगर ये टाइम पर उसके बर्थडे पर ना पहुंचा तो वो इसे छोड़ने नहीं वाली। इस चक्कर में मास्टर बोन को मना कर देता है कि ना मैं ना पकड़वाने वाला आपको मछली, बट मास्टर बोन भी उसको मना कर देता है कि ना भाई मैं मछली पकड़ने नहीं आया, मुझे असल में दूसरी तरफ कुछ काम है। वेल वो क्या काम है वो तुम्हें बहुत जल्द पता चलेगा। अभी के लिए ये लोग फाइनली वापस शहर आ गए होते हैं, जहाँ पर इनका वेट कर रही होती है सियोना, एंड जैसे शेरिन सियोना को देखती है वो रोते हुए जाकर उससे ले पड़ जाती है कि मैंने आपको बहुत मिस किया, आपको नहीं मालूम कि वहाँ पर क्या सब कुछ हुआ था, और बताऊंगी भी तो आप यकीन नहीं मानोगी, और तो मैं आपको बता भी नहीं सकती बिकॉज इट्स कॉन्फिडेंशियल। भाई इस वाले पार्ट के अंदर ये कॉन्फिडेंशियल वर्ड कुछ ज्यादा नहीं आ गया। एनीवे शेरिन को कुछ बताती तो नहीं है, बट पता नहीं कैसे मास्टर ये खुद ही पता लगा लेती है अपनी मैजिक से, जो सुनकर शेरिन भी शॉक्ड कि आपको कैसे पता? वेल उन्हें कैसे पता ये तो हमें भी जानना है, बट मैं भी इतनी जल्दी नहीं पता चलने वाली वो चीज। खैर अभी के लिए मास्टर गो सीओ को थैंक्स बोलते हैं उन्हें पिकअप करने आने के लिए, एंड पता नहीं क्यों वो सीओ से ये पूछते हैं कि क्या तू यहाँ पर अकेले आई है? एंड सीओ से हाँ मैं यहाँ पर अकेले आई हूँ बस ड्राइवर के साथ। भाई क्या ये पूछना जरूरी था? वेल उन्होंने ये पूछा है
कुछ गलत वे से नहीं, बल्कि इसलिए कि कहीं वो मीडिया को लेकर तो नहीं है साथ में। एंड मास्टर गो अभी मीडिया से बिल्कुल नहीं घिरना चाहते। एंड ये बात सीओ को अच्छे से मालूम थी, इस चक्कर में उसने किसी को भी नहीं बताया कि मास्टर गो यहाँ पर आने वाले। इसलिए मास्टर गो उसे थैंक्स बोलते कि तुझे काफी ट्रबल हुआ होगा इन सब में। ना कुछ बड़ी बात नहीं थी। और तो पता नहीं इन दोनों का पैनल कुछ इस टाइप का क्यों दिखाया जा रहा है। कहीं इन दोनों का कोई रिश्ता मिश्ता तो नहीं, लाइक बाप बेटी या पोती ऐसा कुछ। वेल वो क्या है वो तो हमें नहीं मालूम, बट अभी के लिए मास्टर को उनके कान में आकर बोलते हैं कि तूने जिस काम के लिए मुझे बोला था मैं अब भी उस काम में लगा हुआ, जिसके लिए सीओ उसको थैंक्स बोलती है। देन वो वहाँ से निकल लेती है अपने गिल्ड को। एंड जाने से पहले शेरिन टाइजन को थोड़ा सॉरी बोलती है कि उसने बिना उसकी परमिशन के उसको ओप्पा बोलना शुरू कर दिया, बट वो ऐसा कर रही थी बिकॉज एग्जाम वाले दिन से ही वो टाइजन के क्लोज आना चाहती थी। एंड ये बातें तुम जरा केंग को देखना कितने ध्यान से सुन रहा है साला हरामखोर कहीं का। और तो इसके बाद शेरिन थोड़ा ब्लश करते हुए उससे बोलती है कि अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुम्हें ओप्पा ही बोल सकती हूँ। एंड टाइजन उसको इस चीज की परमिशन दे देता है कि तुझे जो बोलना है मुझे तू वो बोल सकती है। बट इसका फेस देखकर समझ में आ गया कि इसको घंटा समझ में नहीं आया कि शेरिन इसके बारे में क्या सोचती है, आई मीन क्या फील करती है। वहीं एडी वो सब समझ गई है। एनीवेज टाइजन की परमिशन मिलने के बाद शेरिन बहुत ही धीमी आवाज में बोलती है कि बहुत बढ़िया। ये बोलते ही वो कार में बैठकर वहां से निकल लेती है कि फिर मिलेंगे। बट लिटरली मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इन लोगों ने ये वाला पैनल क्यों दिखाया। देखो अगर तुम लोग एनीमे मानवा बहुत देखते हो तो इस तरह के सीन है ना तब दिखाए जाते हैं जब सामने वाले का कुछ गलत इंटेंशन हो। ज्यादातर इस तरह के सीन है ना विलन्स के लिए दिखाए जाते हैं। एंड भाई लिटरली मैं सच में नहीं चाहता हूँ कि ये विलन निकले, एंड ना ही मैं ये चाहता हूँ कि मास्टर सीओ भी विलन निकले। जो लोग इस मानवा को शुरू से देखते आए उनको पता होगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। एनीवे ये लोग तो अपने निकल लेते, वही किंग वो पीछे रह जाता है कि ओए सालो रुको तो मेरे लिए। और तो साला जाने से पहले टाइजन को बोलता हुआ जाता है कि तूने मुझे जो मार्शल आर्ट स्किल दिखाई थी ना मैं उसे याद रखूंगा और नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे मैं तुझे पीछे छोड़ दूंगा, देख लेना मैं बता रहा हूँ। देन वो उसको गुड बाय बोलकर वहां से निकल लेता है। तभी मास्टर गो टाइजन से बोलते क्या हमें भी चलना चाहिए, सीओ ने हमारे लिए बहुत कुछ प्रिपेयर करके रखा हुआ है। टाइजन से गाड़ी में चलाऊंगा। एक मिनट, अगर टाइजन गाड़ी चलाएगा तो इसका मतलब टाइजन अडल्ट है, और क्योंकि ये कोरिया का है तो मतलब कोरिया में 19 साल के बाद इंसान अडल्ट होता है, यानी टाइजन 20 के पार ही होगा। बट वो जो एनिमेशन है वो ऐसा लगता है जैसे ये लोग बच्चे हो। खैर जाने से पहले मास्टर गो टाइजन से पूछते हैं तो बता क्या तू रेडी है सबके सामने आने के लिए। एंड टाइजन से बिल्कुल मैं रेडी हूँ। देन ये सीन शिफ्ट होता है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कि मास्टर गो के वापस आने के चक्कर में रखी गई है। एंड मास्टर गो जैसे ही वहाँ पर आते सब लोग सीधा उनकी फोटो खींचने में लग जाते हैं। बट वो देखते हैं कि इस टाइम पर मास्टर गो के साथ एक बंदा और आया है। एंड वो और कोई नहीं बल्कि टाइजन है जिसको सब लोग पहचान लेते हैं। बट किसी को ये समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये बोन किंग के साथ कर क्या रहा है। तभी हमारा जो एंगल है वो 2 न्यूज रिपोर्टर्स की तरफ जाता है जो कि HT यानी द हंटर टाइम टीवी से। फीमेल का नाम है सुजिन होन और मेल का नाम है डाइगी किम। एंड ये दोनों यहाँ पर क्या करने आए वो तुम्हें पता चलेगा। अभी के लिए हम वापस आते मास्टर गो पर, जो कि सबको बता रहे होते हैं कि मैं वापस तो आ गया हूँ रिटायरमेंट से, बट इस बार वो हंटर बनकर नहीं लौटे। वो यहाँ पर आए असल में अपने ब्लड मैजिक की नॉलेज को दूसरों तक पहुंचाने के लिए, बिकॉज ये पूरे नेशन के अंदर इकलौता मैजिक है जो कि सबसे अलग है। एंड जो इस स्किल का वारिस बनेगा वो है टाइजन। जो सुनते सब लोग बातें बनाना शुरू कर देते कि भाई ये रीजन था कि इसने ये रेडिएंट ब्रेथ को ज्वाइन करा था। वहीं डाइगी किम वो बोल रहा होता है तो फाइनली उसको अपना प्रोडिजी मिल ही गया। वहीं सुजिन उसके मन में चल रहा होता है कि ये सारी चीजें तो पहले से ही प्रेडिक्ट कर ली गई थी कि सिर्फ वही बंदा ब्लड मैजिक का यूज कर सकता है जिसको इंटरनेशनल हंटर HQ ने परमिशन दे दी हो। एंड बोन किंग वो इकलौता ऐसा बंदा जिसके पास ये करने के राइट्स हैं, इसलिए अगर किसी को ब्लड मैजिक का लीगली यूज करना है तो उसके सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। बट वो बहुत ज्यादा दिमागदार है, वो समझ जाती है कि इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ ये बताने के लिए तो बिल्कुल नहीं बुलाई होगी। वेल या मास्टर गो का कुछ और भी प्लान है। वो अगले मोमेंट पर अनाउंस करते हैं कि वो टाइजन को स्पेशल 8 ईयर एग्जाम के लिए नॉमिनेट करने वाले एज अ कैंडिडेट। देखो एक होता है 8 ईयर का एग्जाम और एक होता है स्पेशल 8 ईयर का एग्जाम। एंड ये स्पेशल 8 ईयर का एग्जाम क्या है वो तुम्हें बहुत जल्द पता चलेगा। अभी के लिए ये लोग जैसे ये बात सुनते सब के सब उठकर खड़े हो जाते कि भाई ये क्या बोल दिया इन्होंने। देन सभी लोग कोई ना कोई क्वेश्चन पूछने का ट्राई कर रहे होते हैं उनसे, बट मास्टर को उन पर न ध्यान देकर बल्कि पीछे सुजिन अपना हाथ खड़ा करती है वो उस पर ध्यान देते हैं। एंड वो सुजिन को परमिशन दे देते पूछने की। देन सुजिन उनसे जो पूछती है उसके थ्रू हमें पता चलता है कि 8 ईयर एग्जाम और स्पेशल 8 ईयर एग्जाम में कितना डिफरेंस है। लाइक 8 ईयर का एग्जाम देने से पहले तुम्हें कुछ चीजें कंप्लीट करना होती है, जैसे कि तुमने 50 गेट्स या फिर 2 टीयर या उससे हाई टीयर का डंजन क्लियर कर लिया, 30 मॉन्स्टर को मार लिया हो या फिर किसी एक 8 ईयर के मॉन्स्टर को खत्म कर दिया हो। एंड इसके अलावा तुम्हारे खुद के पास एक 8 टीयर का गियर होना चाहिए। मे बी स्किल की बात कर रही है, नो वेट ये गियर बोल रही है, मतलब किसी वेपन या आइटम की बात कर रही है जो कि अपने लोंडे के पास भर भर के पड़े हुए हैं। बट अब आता है स्पेशल 8 ईयर का एग्जाम जो कि बहुत अलग है। लाइक इसमें जाने के लिए तुम्हें ये सब करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई गिल्ड तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है तो तुम जा सकते हो उसके अंदर। बट दिक्कत यहाँ पर यह आती है कि अगर सामने वाला बंदा फेल हो जाता है 8 ईयर के एग्जाम के अंदर, यानी स्पेशल 8 ईयर के एग्जाम के अंदर, तो वो बंदा अगले 5 साल तक 8 ईयर का एग्जाम नहीं दे सकता। और सिर्फ इतना ही नहीं, जिस गिल्ड या जिस हंटर ने उस बंदे को नॉमिनेट करा होगा उसे बहुत बड़ा पेनल्टी लगेगा। और तो उसका जो गिल्ड है और उसका नाम दोनों ही मिट्टी में मिल जाएंगे, लोग उसकी खिल्ली उड़ाएंगे। बट इतना सब कुछ होने के बाद भी मास्टर गो को पूरा भरोसा है अपने टाइजन के ऊपर, इसीलिए
फिर वो अगला क्वेश्चन टाइजून से पूछती है कि यहाँ पर जितने भी लोग आए, जर्नलिस्ट, पब्लिक, सब यही जानना चाहते कि आखिर ये बंदा है कौन और आखिर ऐसा क्या खास है इसके अंदर कि खुद बॉर्न किंग उसको नॉमिनेट कर रहे हैं। इसलिए अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या तुम खुद को इंट्रोड्यूस करवाना चाहोगे सबसे? बेसिकली ये जानना चाहती है कि ये बंदा कोई सड़क छाप तो नहीं है जिसको बस ऐसे उठाकर लिया है और नॉमिनेट करना शुरू कर दिया, या फिर इसका और बॉर्न किंग का कोई रिश्ता हो। वही जो जर्नलिस्ट को चाहिए होता है नमक मिर्ची का तड़का और फिर उसके ऊपर और नमक मिर्ची का तड़का लगाकर दूसरों तक पहुंचाना ताकि उसके अंदर और नमक मिर्ची का तड़का लगे और वो यहाँ से वहाँ कुछ और ही बनकर पहुंचे। जो सुनकर उसका टीममेट ढाई काफी खुश होने लगता है ये ना हुआ तिला डाला ना तूने उसको। एंड बंदे को लग रहा होता है टाइजन फंस गया इसके सवालों के जवाब में। बट क्या तुम्हें वाकई में लगता है लोहित फ्रंटियर का छोटा भाई इन हूथियों के सवालों के जवाब में फंसेगा? टाइजन सीधा माइक में चिल्लाकर बोलता ओए चिल मारो यार। जो सुनकर किसी को समझ में नहीं आता कि भाई ये क्या बोलना चाह रहा है। भाई सोजिन भी लाइक मैंने कुछ गलत सुना है, आपने वाकई में बोला चिल मारो? तभी टाइजन से ओल्ड यार तो ये चिल मारना बिल्कुल भी नहीं आता, तुझे ना आराम से बैठकर रिलैक्स करना चाहिए और एक चिल्ड कॉफी पीना चाहिए। शिविलक एक्सक्यूज मी, आप बोलना क्या चाह रहे हो? टाइजन से एक बात बताओ, क्या मेरे बारे में जानना इतना ज्यादा नेसेसरी है? भला इसमें क्या चिल मारना? पब्लिक को खुश करने के लिए तुम इतनी मेहनत कर रहे हो अपनी ये मीठी मीठी बातें बोल बोल कर, और वैसे भी हंटर बनने के लिए मुझे खुद को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, जो साबित करेगी मेरी स्किल्स करेंगी। एंड मैं बिल्कुल वही करने वाला हूँ एकदम चिल अंदाज में। एंड आई होप कि इससे तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल गया हो। सिंपल शब्दों में समझाऊं तो इस टाइम पर टाइजन नहीं है बल्कि इस टाइम पर वो नितिन गडकरी बनकर बैठा हुआ है। लाइक क्वेश्चन को कैसे घुमाना फिराना है और क्या कैसे बोलना है अच्छे से मालूम है भाई सामने वाले को। जो देखकर सुजिन भी काफी इंप्रेस होती है टाइजन से कि भाई ये बंदा कोई मामूली बंदा नहीं है, इसके अंदर हिम्मत के साथ साथ चालाकी भी बहुत है। इसलिए काफी टाइम बाद में खुद को काफी एक्साइटेड फील कर पा रही हूँ। मेरा एक क्वेश्चन है भाई, अब ये मत बोलना ये भी अपने टाइजन के पीछे पड़ने वाली है। एनीवेज टाइजन के ये स्पेशल 8 ईयर के हंटर वाली जो बात है ना वो रसिया तक पहुंच जाती है। हम आते हैं रशिया के मॉस्को शहर के अंदर, यहाँ पर सब कुछ अलादीन टाइप का है होता है। गाइस देखो वैसे तो मैंने कभी रशिया की फोटो मोटो तो नहीं देखी, बट यहाँ पर रशिया जिस तरीके का दिखाया जा रहा है कि वाकई में ऐसा दिखता है लाइक सब कुछ मस्जिद टाइप का दिख रही है। एनीवेज यहाँ पर हम आते हैं इस बंदे पर जिसका नाम है सेर्जी मावरोडी एंड ये सेंट विंटर गिल्ड का कुछ तो है, मे बी गिल्ड मास्टर होगा। एंड इस टाइम पर ये बंदा बोल रहा होता 7.5 सालों से मेरी नींद आज तक खराब नहीं हुई है, तो आज भला ऐसी क्या बात हो गई जो मेरी नींद खराब हुई है। तभी उसके पीछे खड़ा एक बंदा उसको बताता है कि ये सब कुछ उस बुढ़ा बॉर्न किंग की वजह से हो रहा है। जो सुनते इस बंदे को थोड़ा नॉस्टैल्जिया हो जाता है कि साला उस हरामखोर के ब्लड मैजिक ने ही मेरे कंधे में छेद करा था और इसीलिए आज ये इतना भड़क रहा है। पीछे खड़ा बंदा उससे बोलता है तो अगर आप कहें तो मैं उसको एलिमिनेट कर दूं। ही आस्क्स कि किसकी बात कर रहा है तू? ही सेज द वन द बॉर्न किंग हैज टेकन अंडर हिज विंग टाइजून ली, यानी कि जिस बंदे को बॉर्न किंग ने अपने विंग्स यानी सुरक्षा के अंदर रख लिया है वो बंदा टाइजून ली। जब अंडर विंग्स आता है ना तो इसका मतलब होता है सुरक्षा यानी प्रोटेक्शन के अंदर रखना, एंड विंग मैन होता है गाइडर यानी गाइड करने वाला। होल्ड अप, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए इंग्लिश की क्लास खोलकर नहीं बैठा भाई। एनीवेज ये जो बंदा है ये सेंट विंटर का टीम लीडर वी जियोन जिन, यानी कि वो मोटू जरूर गिल्ड मास्टर होगा फिर अभी, क्योंकि जिन ने टाइजन को मारने की बात करी होती है इस चक्कर में वो मोटा पूछता है उससे। ओ ग्रेट भाई, इसका नाम ऐसा है कि मैं इतनी जल्दी भूल गया। क्या नाम है इसका? सेर्जी मेवरोडी। सेर्जी बोलो इसको। नहीं सरजी ज्यादा सही रहेगा। एनीवेज अब ये सरजी उससे पूछता है क्या तूने टाइजन के बारे में कुछ पता लगाया? देन वो उसे बताता है टाइजन ने ना सिर्फ आधे साल के अंदर ही बी टियर में प्रमोट हो गया और तो उसने एक बहुत ही तगड़ा रिकॉर्ड सेट कर दिया है, वो भी उस एग्जाम के अंदर जिसके अंदर छेड़छाड़ करी गई थी। साथ ही 2 महीने के अंदर ही उसने 1.5 टियर का डंजन भी क्लियर कर दिया। उसके बाद उसने वो क्राइम करने वाले गिल्ड को भी पकड़वा दिया खुद के दम पर, और तो नोवल वेम्पायर जो कि 8 ईयर का पावरफुल मॉन्स्टर था उसको भी खत्म करा, और फिर वो सीधा अपने दम पर जाकर रेडिएंट ब्रेथ का गिल्ड मास्टर ही बन गया, आई मीन डेप्यूटी गिल्ड मास्टर बन गया। जो सुनने के सर जी काफी इंप्रेस होता है कि तो ये रीजन है कि बॉर्न किंग खुद की रेपुटेशन को रिस्क में डाल रहा है। तो बता तेरे पास कोई प्लान है? वेट अ सेकंड, इतना ही अपने सर पर कौन सा वर्ल्ड मैप बनवा कर रखा हुआ है भाई? मैं भी रशिया का सीन है तो हो सकता है रशिया का ही मैप हो। एनीवेज जिन उसे बताता है कि हमने अभी गेट A72 की बिड जीती है, यानी कि भाई बोली लगाना, और बोली जीत गए ये लोग। अब इन लोगों का ये प्लान है कि ये लोग जाकर रेडिएंट ब्रेथ से पूछेंगे हेल्प करने को उस गेट के अंदर, यानी कोऑपरेट करने के लिए। हेल्प करना कोऑपरेट करना एक ही बात है, एंड उसके अंदर ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे। एंड इन्होंने ये भी प्लान बनाकर रखा है कि अगर बॉर्न किंग रिफ्यूज करता है तो फिर ये उसको लेकर घटिया से रूमर्स फैला देंगे कि ये वो फलाना ठिकाना, जिससे बॉर्न किंग की रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाएगी। जो सुनते ये आरामखोर काफी हो जाता है कि बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे, क्या बात है। इसलिए बॉर्न किंग रेडी हो जा, बिकॉज अब तेरे डिसाइपल के साथ जो होने वाला है वो तूने सोचा भी नहीं होगा। एंड अब जो होने वाला है भाई लिटरली ओपी। आगे तुम जो कुछ भी देखोगे भाई तुम हंसी नहीं रोक पाओगे खुद की, देख लेना। बस इतना हिंट दे देता हूँ कि अपना लुंडा कुछ ऐसा करने वाला जो देखने के बाद तुम्हें लोइड फ्रंटेरा और उसके अंदर कोई फर्क ही नजर नहीं आने वाला। ये समझ लो कि असली मानवा तो अब स्टार्ट हुई है, एंड अब होंगे ना तगड़े वाले स्केम। और तो मेरी ये बातें सुनकर तुम समझ गए होगे कि ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है, बिकॉज जो डाइवा
आइलैंड आर के वो खत्म हो चुकी है, वो तो पहले ही खत्म हो गई थी, मैंने एक चैप्टर वैसे भी ज्यादा कवर कर दिया। हाँ मैं जानता हूँ भाई, अब तुम लोग क्या बोलोगे कि मैंने ठीक से 45 मिनट की वीडियो भी नहीं बनाई है, वो तो 2 चैप्टर पुराने थे, इस चक्कर में 1 घंटे की वीडियो हो गई। देखो टेंशन मत लो, नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा नहीं करने वाला, नेक्स्ट टाइम से सिर्फ न्यू ही चैप्टर रहेंगे, कोई भी पुराना चैप्टर रीड नहीं करने वाला मैं, तो टेंशन मत लो। और हाँ मुझे ये बताना क्या मैं ऐसे ही मूवी लाता रहूं, क्योंकि एक और मूवी आने वाली है और वो होगी द रेड शर्ट के ऊपर, जो कि पूरा 1 घंटा प्लस में भी 1 घंटा 20 मिनट से भी ऊपर की निकल जाए। और हाँ अब जो लोग बेन 10 डायनामाइट के इशू 3rd का वेट कर रहे हैं, आजकल मैं वो भी अपलोड कर दूंगा। तो यह अब मैं तुमसे मिलता हूँ सीधा बेन 10 डायनामाइट की 3rd इशू के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय। कमेंट कर बताना तुम्हें वीडियो कैसी लगी।